आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 11। कुछ देर बातचीत के बाद आदित्य वर्मा को आखिरकार यह बात समझ आ गई। पता चला कि रोहित मेहता शाम को ओबरॉय होटल में मेहमानों को रात्रि भोज देना चाहते थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य अपनी देवी के लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित करना था। रोहित मेहता की देवी का नाम जियांग किंग है और वो मुंबई नॉर्मल यूनिवर्सिटी की स्कूल ब्यूटी लगती है। आदित्य वर्मा और करण सिंह ने रोहित मेहता के बारे में सिर्फ सुना है, तस्वीरें देखी हैं और जानते हैं कि रोहित मेहता उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसे कभी देखा नहीं है। तो फिर अब आप हमें क्यों बुला रहे हैं? आदित्य वर्मा ने फिर पूछा। इस आदमी को न केवल लोगों को जन्मदिन की दावत देनी होती है, बल्कि उनके लिए जन्मदिन के उपहार भी चुनने होते हैं, करण सिंह ने तुरंत फिर कहा। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। रोहित मेहता उन्हें सचमुच पसंद करते थे और वे उनके प्रति बहुत समर्पित थे। आदित्य भाई ताओ, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या उपहार चुनना चाहिए? मैं आज रात उससे अपने प्यार का इजहार करने जा रहा हूँ, रोहित मेहता ने आदित्य वर्मा से पुनः पूछा। जब दोनों ने रोहित मेहता की बातें सुनी तो वे फिर से स्तब्ध रह गए, फिर एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में अवाकता देखी। भाई चाओ, क्या आप लोग प्रेमी और प्रेमिका हैं? आदित्य वर्मा ने रोहित मेहता से फिर पूछा। हालांकि किंग ने अभी तक मुझसे वादा नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह जल्द ही होगा, शायद आज रात। जब रोहित मेहता ने आदित्य वर्मा का प्रश्न सुना तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन फिर भी उन्होंने आशावादी होकर कहा। भाई चाओ, हम जानते हैं कि आप उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या वह आपको पसंद करती है? आदित्य वर्मा खुद को रोक नहीं पाए और रोहित मेहता से दोबारा पूछ ही लिया। हालांकि यह रोहित मेहता का अपना मामला था, लेकिन आदित्य वर्मा नहीं चाहते थे कि उनका भाई किसी जाल में फंसे या दूसरों के बहकावे में आए। मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद है, रोहित मेहता ने भी अनिश्चितता से कहा। रोहित मेहता का रूप देखकर आदित्य वर्मा को पहले ही अंदाजा हो गया था कि शायद दूसरा पक्ष सहमत नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया। बेशक ये सिर्फ आदित्य वर्मा का अंदाजा है। लगता है सब कुछ तभी कह पाऊंगा जब वो मुझे रात में देखेगा। वैसे भाई चाओ, आज किसी का जन्मदिन है, क्या भाई चाओ और मेरा रात में वहां जाना ठीक रहेगा? आदित्य वर्मा ने फिर पूछा। क्या अनुचित है? मैं आज रात तुम्हें दावत दे रही हूं और अगर तुम चली जाओगी तो माहौल और भी ज्यादा जीवंत हो जाएगा। किंग भी अपने दोस्तों और सबसे अच्छी सहेलियों को बुलाना चाहती है, रोहित मेहता ने सीधे कहा। शाम को मेहमानों की खातिरदारी की बात आई तो उसे थोड़ी तकलीफ हुई। जमानत तो 10,000 रुपये की थी और सिर्फ शाम के खाने के लिए उसे 10 साल से भी ज्यादा समय से कमाए हुए नए साल के सारे पैसे खर्च करने पड़े। और यह जन्मदिन का उपहार बहुत सस्ता नहीं हो सकता। कुल मिलाकर रोहित मेहता ने आज देवी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तो फिर आज किसी का जन्मदिन है, क्या हमें उसे जन्मदिन का उपहार या कुछ और देकर अपना आभार व्यक्त करना चाहिए? आदित्य वर्मा ने पुनः कहा। आदित्य सही कह रहे हैं, चलो उनका आभार व्यक्त करने के लिए उन्हें एक उपहार दें। करण सिंह ने भी अपनी बात रखी और उन्हें लगा कि आदित्य वर्मा सही कह रहे हैं। आखिर किसी की बर्थडे पार्टी में गिफ्ट देना ही बेहतर होगा, लेकिन मैं उपहार में क्या दूं? अगर यह बहुत महंगा हो तो निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। और इससे भाई चाओ की प्रसिद्धि भी छिन जाएगी और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। वह पक्का है, आदित्य वर्मा ने भी सिर हिलाया। ठीक है, पहले आपको मुझे चुनने में मदद करनी चाहिए, रोहित मेहता ने फिर कहा। किसी लड़की को देना कपड़े, बैग, घड़ी, लिपस्टिक आदि से ज्यादा कुछ नहीं है। बेशक, मुझे लगता है भाई चाओ आप उसे एक कार क्यों नहीं देते और शायद वह सीधे आपकी बात मान लेगी, आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर रोहित मेहता ने अवाक होकर चेहरे पर उदासी के भाव लाते हुए कहा। मैं चाहता तो हूं, लेकिन मैं इसे वहन नहीं कर सकता। मेरे पास अभी तक कार भी नहीं है। कार खरीदना तो दूर की बात है, रोहित मेहता के पास आर्थिक क्षमता नहीं है। अंत में तीनों ने प्राचीन शहर में घूमकर उपहार चुने। रोहित मेहता ने एक अरमानी बैग पर 10,000 रुपये से ज्यादा खर्च किए। जहां तक आदित्य वर्मा और करण सिंह की बात है तो उन्होंने मिलकर 18 इंच का केक ऑर्डर किया था। सरल, सीधा और सस्ता। आदित्य वर्मा को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह उससे परिचित नहीं था और दूसरी तरफ वाली उस समय रोहित मेहता की गर्लफ्रेंड भी नहीं थी।
बस कुछ दिलचस्प बात थी। इसके अलावा रोहित मेहता की नज़र में करण सिंह और आदित्य वर्मा की आर्थिक स्थिति असल में इतनी अच्छी नहीं थी। बढ़िया खरीदारी के बाद दोपहर हो चुकी थी और रोहित मेहता ने आदित्य वर्मा और करण सिंह को फिर से डिनर पर आमंत्रित किया। खाना खत्म करने के बाद वे तीनों रेस्तरां से बाहर चले गए। हालांकि उसकी नज़र सड़क के किनारे दरवाजे पर खड़ी एक कार पर पड़ी। वह एक मेबैक है। कार मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि मेबैक के आगे एक खूबसूरत महिला आधी लेटी हुई है। उसके सामने एक और महिला है जो मोबाइल से उसकी तस्वीरें ले रही है। दोनों महिलाओं का रूप रंग बहुत अच्छा है, 100% के पैमाने पर लगभग 90%, और वे विशेष रूप से लंबी हैं। इसके अलावा उन्होंने स्कर्ट पहनी है जिससे उनकी लंबी गोरी टांगें दिखाई दे रही हैं, जो युवापन से भरपूर हैं। धिक्कार है, चूहे, भाई चाओ, क्या सुंदरता है। तीनों लोगों की नज़र तुरंत उन दोनों महिलाओं पर पड़ी, खासकर उस महिला पर जो कार में आधी लेटी हुई थी। उसका शरीर बलिष्ठ था, रूप रंग नाजुक था और वह मनमोहक आभा से भरपूर थी। करण सिंह कुछ कह ही नहीं पाया। मुझे पता है कि यह लड़की एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। उसका नाम जियाओ कियान लगता है। मैंने उसका डुइन अकाउंट भी फॉलो किया है। रोहित मेहता ने यह भी कहा कि यह व्यक्ति अक्सर सप्ताह के दिनों में खूबसूरत महिलाओं को देखने के लिए डाइन का उपयोग करता है। यह इंटरनेट सेलिब्रिटी वाकई बहुत खूबसूरत है। हालांकि जिस महिला ने उसकी तस्वीर ली है वह भी दिखने में अच्छी है, लेकिन उसका फिगर और रूप रंग बिल्कुल अलग है। न केवल आदित्य वर्मा और अन्य दो ने महिला पर अपनी नज़रें गड़ा दी, बल्कि कई राहगीरों ने भी इंटरनेट सेलिब्रिटी को वासना भरी निगाहों से देखा। हालांकि इस समय एक चमकदार लाल रोशनी अचानक जल उठी और इसकी रोशनी आदित्य वर्मा की आंखों में सूरज से भी अधिक चमकदार थी। हाँ, विस्मयादिबोधक चिन्ह फिर से प्रकट हुआ। यह उन दो औरतों पर नहीं, बल्कि कुछ ही दूर आगे सूट पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी के सिर पर था, जिसका पेट बड़ा था। अधेड़ उम्र का वह आदमी सीधा मेबैक के किनारे गया और फिर होंठों पर एक कामुक मुस्कान लिए दोनों औरतों को घूरने लगा। वह आदमी 40 या 50 साल का लग रहा था और किसी सुअर भय जैसा लग रहा था। हालांकि उसके सिर पर लगा विस्मयादिबोधक चिन्ह इतना आकर्षक था कि उसने आदित्य वर्मा की आंखों को लगभग अंधा कर दिया था। प्रॉम्प्ट फिर से यहाँ है। आदित्य वर्मा उत्साहित थे, उन्हें नहीं पता था कि सिस्टम क्या संकेत देगा। इस विस्मयादिबोधक चिन्ह पर क्लिक करें और आपको एक विशेष संकेत मिलेगा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आदित्य वर्मा के मन में भी व्यवस्था की आवाज़ गूंज रही थी। कृतिका शर्मा कार में बैठी थीं, खूबसूरती से पोज दे रही थीं, अपनी बहन प्रिया पटेल के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तैयार थीं, लेकिन उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का चिकना अंकल वास्तव में उनके सामने आया, लार टपकाता हुआ, और कृतिका शर्मा ने सीधे भौहें चढ़ाईं। हालांकि आसपास के पुरुष भी ऐसे ही थे, लेकिन वे चाचा के इतने करीब नहीं आए और नग्न रूप भी छिपा नहीं था, जो घृणित था। हालांकि वह एक इंटरनेट सेलिब्रिटी थी, वह एक शुद्ध छात्रा भी थी। लेकिन इस समय चाचा बोले, सुंदरी, तुम मेरी कार में बैठी क्या कर रही हो? तुम कार में क्यों नहीं बैठ जाती? मैं तुम्हें साथ खेलने ले चलूंगा। क्या यह आपकी कार है? कृतिका शर्मा और अन्य लोग दंग रह गए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कार की चाबी निकाली और सीधे दबा दी। उनके सामने खड़ी मेबैक कार की हेडलाइट 2 बार चमकी और आवाज हुई। आसपास के लोगों ने जब यह नज़ारा देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी रंगत आ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इंटरनेट सेलिब्रिटी किसी की कार पर लेटकर तस्वीरें खींचवा रही है और मालिक से मिल रही है। ये दृश्य देखकर कृतिका शर्मा थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी और जल्दी से कार से बाहर कूद गईं। ओह, क्षमा करें चाचा, हमें अभी भी स्कूल जाना है। कृतिका शर्मा ने माफ़ी मांगते हुए उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और फिर प्रिया पटेल को वहां से खींच कर ले गईं। ये दृश्य देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसका नाम मनीष मेहरा है। वह एक बड़ी कंपनी का मालिक है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है और उसने अनगिनत महिलाओं को देखा है, लेकिन उसके लिए ऐसी सुंदर और कोमल महिला छात्रा को देखना दुर्लभ है। वह उसे कैसे जाने दे सकता था? इंतजार, मनीष मेहरा ठंडे स्वर में चिल्लाया। तुमने मेरी कार को नुकसान पहुंचाया है और तुम ऐसे ही चले जाओगे क्या? इस समय कृतिका शर्मा का चेहरा अचानक बदल गया। मानते नहीं, ये देखो, साफ दिख रहा है कि वो बस इस पर बैठी और खरोंच गई। अब बताओ क्या करूं? मैंने ये कार अभी 1 महीने से भी कम समय पहले खरीदी है और इसकी कीमत 10 लाख रुपये से भी ज्यादा है। मनीष मेहरा ने कार की बॉडी पर एक जगह की ओर इशारा किया जहां एक बहुत ही छोटी सी खरोंच थी। पहली नज़र में तो यह ज्यादा दिखाई नहीं दे रही थी,
लेकिन यह वाकई एक खरोंच थी। दरअसल ये खरोंच 2-3 दिन पहले लगी थी। वह लापरवाह था, लेकिन अब ये काम आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। ये निश्चित रूप से मैं नहीं हूँ जिसने इसे खरोंचा है। मैं बस कुछ देर के लिए इस पर बैठा रहा। कृतिका शर्मा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसने जल्दी से कहा, अरे, ये वही है जिस पर तुम अभी बैठी थीं। मना मत करो, मुझे दे दो, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 50,000 रुपये। हाँ, अगर तुम आज रात मेरे साथ खेलने आ सको तो इस बात को भूल जाओ। मनीष मेहरा ने फिर कहा, उनका इरादा स्पष्ट था। ये स्पष्ट रूप से हमारे कियानकियन के खिलाफ एक झूठा आरोप है। चलो चलें। बगल में खड़ी प्रिया पटेल इतनी गुस्से में थी कि उसकी छाती बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। उसने कृतिका शर्मा को खींच लिया और यहाँ से जाना चाहती थी। तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। मेरी कार को नुकसान पहुँचाने के बाद तुम भागना चाहते हो। पुलिस को बुलाओ। मैं पुलिस को बुलाना चाहता हूँ। सब लोग आकर देखो, उन्होंने मेरी कार को नुकसान पहुँचाया लेकिन स्वीकार नहीं किया और वे अभी भी भागना चाहते हैं। मनीष मेहरा ने सीधे तौर पर दोनों महिलाओं को रोका और ऊंची आवाज में कहा, यह एक व्यस्त इलाका है जहां लोग आते जाते रहते हैं। जल्द ही लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई अच्छा शो देख रहे हों। क्या किसी की कार को नुकसान पहुंचाया? मैंने उन्हें पहले भी इस कार पर तस्वीरें लेते देखा था और मुझे लगा कि यह उनकी कार है। हाँ, ये छोटी लड़कियां इतने कम कपड़े पहनकर हर जगह तस्वीरें लेती हैं। इंटरनेट सेलिब्रिटीज। अब अच्छा है, उन्होंने किसी की कार को नुकसान पहुंचाया लेकिन फिर भी इसे स्वीकार नहीं करती। दर्शक बातें करते रहे। ये आवाज़ें सुनकर कृतिका शर्मा को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह रोना चाहती थी। उसे यकीन नहीं था कि उसने नुकसान किया है, लेकिन वह इसकी भरपाई तो नहीं कर सकती थी। वह एक छात्रा थी और हालांकि वह एक इंटरनेट सेलिब्रिटी थी, उसने अभी अभी शुरुआत की थी। उसके प्रशंसकों की संख्या 1 लाख से भी कम थी और उसकी आय भी ज़्यादा नहीं थी। इसके अलावा ये चाचा स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके खिलाफ साजिश रच रहा था और वह खुद को आग के गड्ढे में नहीं भेज सकती थी। एक पल के लिए कृतिका शर्मा थोड़ी घबरा गईं और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। उन दोनों ने आपकी कार को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन इसी समय बगल से एक आवाज़ आई और वह आवाज़ निश्चितता से भरी हुई थी और बहुत तेज थी। जब सबने आवाज़ सुनी तो एक युवक को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। रोहित मेहता और करण सिंह भी चौंक गए। वे बड़े उत्साह से शो देख रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदित्य वर्मा सीधे बोलेंगे। क्या उन्होंने इस इंटरनेट सेलिब्रिटी हसीना की तरफ से बात की? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें इस हसीना से प्यार हो गया हो? लेकिन इस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी से निपटना आसान नहीं है। भाड़ में जाओ। हाउजी, तुम कौन हो? क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है? मनीष मेहरा दुखी दिखे। उन्होंने आदित्य वर्मा की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा, नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी कार पर उनसे खरोंच नहीं आई होगी। आदित्य वर्मा ने सीधे सिर हिलाकर हल्के से कहा। ठीक उसी समय आदित्य वर्मा मनीष मेहरा के सिर के ऊपर विस्मयादिबोधक चिन्ह पर क्लिक कर चुके थे। आदित्य वर्मा ने कोड स्कैन कर 200 रुपये का भुगतान किया, जिसके बाद उन्हें कुछ त्वरित जानकारी मिली। डिंग डोंग, इस व्यक्ति का नाम मनीष मेहरा है जो किंगशान इन्वेस्टमेंट कंपनी का महाप्रबंधक है। घर का पता नंबर 32 फुरोंग रोड, मुंबई। कार पर खरोंच परसों दरवाजे पर उसके द्वारा लगाए गए थे और घटना की निगरानी मेजबान के मोबाइल फोन पर भेज दी गई है। कृपया अधिक छिपी हुई त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए पर क्लिक करें। सिस्टम की त्वरित जानकारी सामने आई तो आदित्य वर्मा भी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी इतना बड़ा बैकग्राउंड रखता होगा। आदित्य वर्मा ने किंगशान इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में सुना था, जो मुंबई की एक शक्तिशाली निवेश कंपनी है और ऐसा लगता है कि उसे कोलकाता के बिरला समूह का समर्थन प्राप्त है। बिरला समूह कोलकाता दहुआ का एक अग्रणी बड़ा समूह है जो रियल एस्टेट, पर्यटन और चिकित्सा जैसे विविध उद्योगों से जुड़ा है। इसकी कई होल्डिंग सहायक कंपनियां हैं और निवेश परियोजनाओं की संख्या और भी ज्यादा है। इसकी ताकत और संपत्तियां अपार हैं और मनीष मेहरा, जो उनके सामने हैं, एक सहायक कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, जो भी बहुत असामान्य है। आदित्य वर्मा ने तुरंत नीचे की ओर तीर पर क्लिक किया, क्योंकि वह अधिक छिपे हुए संकेतों को देखना चाहते थे। अचानक भुगतान के लिए एक क्यूआर कोड उसके सामने सिस्टम इंटरफेस पर दिखाई दिया। लानत है, क्या आपको फिर से पैसा चाहिए? सिस्टम बहुत ही पेचीदा है। आदित्य वर्मा ने फिर भी क्यूआर कोड स्कैन किया और 400 रुपये का भुगतान किया।
डिंग डोंग। मनीष मेहरा, उम्र 45, सुअर, काला और संकीर्ण माथा, पति और पत्नी का गहरा महल, आड़ू के फूल से ग्रस्त, उसके सिर पर घास का मैदान, उसकी पत्नी घर पर अकथनीय चीजें कर रही है। यदि आप अभी घर जाते हैं तो आप उससे टकराएंगे। आदमी कोठरी में छिप जाएगा, पानी के पाइप की मरम्मत करने का दावा करेगा। शीघ्र संदेश पुनः प्रकट हुआ। ये संकेत देखकर आदित्य वर्मा को ठंडी सांस आई। अरे, सिस्टम तो कमाल का है। क्या ये भविष्य भी बता सकता है? ये भी बता सकता है। अकथनीय बातें। आदित्य वर्मा को शक था कि सिस्टम थोड़ा गंभीर नहीं है। जब आदित्य वर्मा ने मनीष मेहरा का भाग्य दोबारा पढ़ा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो उन्होंने इस लड़के के सिर के ऊपर हरा भरा घास का मैदान देख लिया हो। कृतिका शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि इस समय एक लड़का वास्तव में उसके लिए बोलने के लिए खड़ा होगा, और वह खुद को प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। चूंकि आप उनके बॉयफ्रेंड नहीं हैं, इसलिए दूसरे लोगों के काम में दखल न दें। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मनीष मेहरा ने आदित्य वर्मा से फिर ठंडे स्वर में कहा। हाँ, आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए हल्के से कहा। क्या आप किंगशान के बॉस मनीष मेहरा हैं? आपकी कार पर जो खरोंचें हैं वे साफ तौर पर आपके ही घर के दरवाजे पर लगी हैं। अभी अभी मेरे दोस्त ने मुझे निगरानी का वीडियो भेजा है। क्या आप देखना चाहेंगे? तुम्हें कैसे पता? मनीष मेहरा की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने अविश्वास से आदित्य वर्मा दाव की ओर इशारा किया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके आसपास के लोगों ने भी इसे सुना और वे अचानक प्रबुद्ध हो गए। क्या उसने सचमुच ये काम स्वयं किया? तो इसका मतलब ये निकला कि किसी को फंसाया गया था। मैं कहूँगा, अरे यार, ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी और की छोटी बच्ची सुंदर है। कृतिका शर्मा और प्रिया पटेल भी उत्साहित हो गईं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उसने ये काम स्वयं ही किया है। यह कोई मतलब नहीं रखता। सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे दिखते हैं और आपके पास पैसा है, आप लोगों पर झूठा आरोप लगा सकते हैं, है ना? जब मनीष मेहरा ने देखा कि उसकी पोल खुल गई है तो उसका चेहरा अचानक खराब हो गया और उसने तुरंत फिर से बहस शुरू कर दी। वह गलतफहमी, अभी गलतफहमी हुई थी, मुझे माफ करना सुंदरी। तुरंत ही उन्होंने आदित्य वर्मा की ओर देखा, दांत पीस लिए, आदित्य वर्मा के करीब 2 कदम बढ़े और ऐसी आवाज में बोले जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। बेटे, अगर तुम मेरे अच्छे कामों पर पानी फेर दोगे तो बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। ये ची गुओ की धमकी है। हालांकि आदित्य वर्मा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और हंसते हुए हल्के अंदाज में कहा, मेरा अपना पिछवाड़ा जल रहा है और तुम अभी भी यहाँ खूबसूरत औरतों के साथ संबंध बनाना चाहते हो। हाँ, ये सुनकर मुझे सचमुच बहुत हंसी आती है। मनीष मेहरा, आपका क्या मतलब है? जल्दी से घर जाकर देख लो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे किसी मर्द को ढूंढ रही है। तुम अभी भी यहाँ खूबसूरत औरतों के साथ घूम रहे हो। हाँ, तुम दोनों की जोड़ी वाकई स्वर्ग में बनी है। इस बार आदित्य वर्मा ने बहुत सीधी बात कही। क्या मेरी पत्नी एक आदमी की तलाश में है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता? मनीष मेहरा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनका दिल धड़क उठा और उन्हें एक बुरा पूर्वाभास हो गया। वापस जाकर देखना नामुमकिन है। आपकी पत्नी अब फोन जरूर नहीं उठाएगी। मनीष मेहरा को मोबाइल फोन निकालते देख आदित्य वर्मा ने उन्हें याद दिलाया। हालांकि मनीष मेहरा ने फिर भी अपनी पत्नी को फोन किया। घंटी बजी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मनीष मेहरा अचानक अपना संयम खो बैठे। मैंने लगातार कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बाद में मुझे फोन बंद करने के लिए कहा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे सामने वाले लड़के ने उसे सचमुच मना लिया हो? एक पल के लिए मनीष मेहरा घबरा गए। मनीष मेहरा ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और घर जाकर देखने के लिए तैयार हो गए। इतने में आदित्य वर्मा की आवाज फिर आई, वापस जाओ और पहले कमरे में अलमारी में देखो। वह व्यक्ति निश्चित रूप से कहेगा कि वह एक पानी की पाइप मरम्मत करने वाला है। हाँ, मुझे धन्यवाद मत दो, मेरा नाम लेई फेंग है। मनीष मेहरा का चेहरा कार में काला पड़ गया और फिर वह बिना कुछ कहे वहां से चले गए। आदित्य वर्मा ने मेबैक को दूर जाते हुए देखा, फिर दूसरी ओर देखा और चुपके से कुछ कहने से खुद को नहीं रोक सके। ये कार इतनी सुंदर है कि इसके पहिए भी फिसलते हैं। अपने कार्ड में मौजूद पैसों के बारे में सोचकर लगता है कि ये काफ़ी नहीं है। मैं इसे खरीद नहीं सकता, इसलिए मैं सिस्टम से बस यही कह सकता हूँ कि वो मुझे और रिमाइंडर वगैरह दे। डिंग डोंग, मेज़बान दूसरों की मदद करके खुश होता है। मेज़बान को एस्टन मार्टिन V8 वैंटेज मिलने पर बधाई। लेकिन इसी समय सिस्टम प्रॉम्प्ट पुनः बज उठा। धत्तेरी की, क्या कोई इनाम है?
एस्टन मार्टिन V8 वेंटेज के लिए कोई सीधा इनाम। आदित्य वर्मा को पता था कि इस कार की कीमत कम से कम 2 मिलियन है। अभी मैं कार खरीदने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ये कार प्रणाली सीधे मेरे पास पहुंचा दी गई। ये बहुत अच्छा है, लेकिन कार का क्या? डिंग डोंग, इनाम 4 घंटे के भीतर मेजबान के स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। जब सिस्टम प्रॉम्प्ट पुनः बजा तो आदित्य वर्मा झेंग असमंजस में पड़ गए। ये कार अभी भी सड़क पर है। हालांकि आदित्य वर्मा जल्दबाजी में नहीं थे। संक्षेप में, यह आपका अपना है जिससे आप बच नहीं सकते। इस समय ली कियान और प्रिया पटेल भी आदित्य वर्मा के पास गए और आभारी चेहरों के साथ आदित्य वर्मा से कहा, सुंदर लड़का, धन्यवाद। हाँ, क्यों न हम आपको दूध वाली चाय पिलाएं। आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य, तुम बहुत बढ़िया हो। तुम्हें कैसे पता चला कि इस आदमी की बीवी घर पर तुम्हें धोखा दे रही है? हाँ आदित्य, तुम वाकई कमाल हो। लगता है यह आदमी इस बात पर यकीन करता है। तुम जरूर बकवास कर रहे हो, है ना? उधर रोहित मेहता और करण सिंह अपने अंदर के उत्साह को रोक नहीं पाए और आदित्य वर्मा से पूछ बैठे, खैर, ये बकवास है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी सचमुच इस पर विश्वास करेगा। आदित्य वर्मा ने सीधे तौर पर कहा, स्वाभाविक रूप से यह कहना असंभव है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वह प्रॉम्प्ट देख सकते थे, और अगर वह ऐसा कहते भी तो वे इस पर विश्वास नहीं करते। वैसे हैंडसम लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम भी कॉलेज के छात्र हो? किस यूनिवर्सिटी से हो? तुम हमें व्हाट्सएप पर क्यों नहीं जोड़ते? इस समय कृतिका शर्मा ने अचानक आदित्य वर्मा से फिर कहा। इस इंटरनेट सेलिब्रिटी सुंदरी की बातें सुनकर रोहित मेहता, करण सिंह और उनके बगल में खड़े अन्य लोगों के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया और उन्होंने आदित्य वर्मा को आंख मार दी। मेरा नाम आदित्य वर्मा है, मैं मुंबई विश्वविद्यालय से हूँ। वे मेरे रूममेट हैं। आदित्य वर्मा ने सीधे कहा। व्हाट्सएप पर क्लिक किया और फिर अपने पर्सनल QR कोड पर क्लिक किया। स्वाभाविक रूप से वह एक खूबसूरत महिला द्वारा व्हाट्सएप ऐड करने जैसी बात को मना नहीं कर सकते थे। मेरा नाम कृतिका शर्मा है, हम नॉर्मल स्कूल में हैं। अगर आपके पास समय हो तो हमारे नॉर्मल स्कूल में आकर खेलें। कृतिका शर्मा ने उत्साहपूर्वक आदित्य वर्मा से कहा और ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को जान गए हों। जब कृतिका शर्मा और प्रिया पटेल चली गईं, धिक्कार है चूहे, व्हाट्सएप जोड़ो, यह एक ऐसा अवसर है, तुम्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। ये सही है आदित्य, मुझे डर है कि यह सुंदरी तुमसे प्यार करने लगी है। चलो और बातें करते हैं और किसी और समय पर डिनर और ड्रिंक के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, ताकि जीवन या किसी और विषय पर बात कर सकें। रोहित मेहता और करण सिंह ने आदित्य वर्मा की ओर मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद वे तीनों केक लेने गए और फिर टैक्सी लेकर सीधे ओबरॉय होटल पहुंचे। एक ही समय पर, समय की दृष्टि से अब लगभग रात्रि भोजन का समय हो गया है। मुंबई के सबसे प्रसिद्ध होटलों में से एक ओबरॉय होटल मुंबई में यमुना नदी के किनारे सबसे समृद्ध क्षेत्र में स्थित है। जब आदित्य वर्मा और अन्य लोग कार से बाहर निकले तो उन्होंने होटल की पार्किंग में एक के बाद एक लग्जरी कारें खड़ी देखीं, जो देखने में बहुत ही चकाचौंध करने वाली थीं। और आप इन कारों से उतरती हुई कुछ बहुत ही खूबसूरत पोशाक पहने महिलाओं को भी देख सकते हैं, और आप कुछ अच्छे स्वभाव वाले पुरुषों को भी प्रसिद्ध ब्रांडों के कपड़े पहने हुए होटल के अंदर और बाहर आते जाते देख सकते हैं। अरे, बेंटली कॉन्टिनेंटल, रोल्स रॉयस फैंटम, लैम्बोर्गिनी, मेबैक, ये सभी लग्जरी कारें हैं। ये सभी बहुत अमीर हैं। करण सिंह इन लग्जरी कारों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आओ, खूब पढ़ाई करो और हर दिन तरक्की करो भाई ताओ, खुद पर भरोसा रखो, तुम भी ये कारें चला सकते हो, आदित्य वर्मा ने मजाक करते हुए कहा। पहली बार जब वे तीनों कार से उतरे तो कोई सर्विस बॉय नहीं आया। होटल के कुछ सर्विस वाले भी दरवाजे पर खड़े हैं, कुछ पार्किंग कर रहे हैं, कुछ मेहमानों को लेने आ रहे हैं। बेशक ज्यादातर लग्जरी गाड़ियों से उतरने वालों की अगवानी कर रहे हैं। उनमें से कुछ ने आदित्य वर्मा और बाकियों को तुरंत देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा रंग चमक उठा, लेकिन वो तुरंत वहां नहीं आए। लेकिन इस वक्त तो कोई सर्विस बॉय भी होना चाहिए। एक पल झिझकने के बाद वह आदित्य वर्मा और बाकी दो लोगों की तरफ बढ़ा। ये सर्विस बॉय सूट और टाई पहने हुए था, उसके नाखून पॉलिश किए हुए थे और वह बेहद साफ सुथरा दिख रहा था। नमस्ते सज्जनों, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? इस सर्विस बॉय ने अपनी छाती पर एक वर्क बैच पहना हुआ है, उस पर एक वर्क नंबर है, और इस सर्विस बॉय का नाम अरविंद मिश्रा है। आदित्य वर्मा की आंखों में ये दृश्य देखकर उसके दिल में एक अजीब सा रंग छा गया। ऐसा लगता है कि अमीर लोगों को जहां भी जाते हैं वहां तरजीह दी जाती है।
यहाँ तक कि ये सेवाकर्मी भी चुनिंदा ग्राहकों को चुनते हैं। हाँ, मैंने एक निजी कमरा आरक्षित कर लिया है, रोहित मेहता ने सीधे कहा। ठीक है सर, कृपया मुझे अपना नाम और फ़ोन नंबर बताइए, अरविंद मिश्रा ने फिर पूछा। रोहित मेहता, फ़ोन नंबर 13,550 है। ठीक है सर, आपने इंपीरियल बुक कर लिया है, कृपया मेरे साथ आइए। जल्द ही अरविंद मिश्रा ने रोहित मेहता द्वारा बुक किए गए निजी कमरे की पुष्टि की और फिर रोहित मेहता और 3 अन्य लोगों को निजी कमरे में ले गए। जब आदित्य वर्मा और अन्य 2 लोग होटल पहुंचे तो अमेरिका से एक निजी विमान मुंबई हवाई अड्डे पर उतरा। निजी विमान में लंबे लहराते बालों और असाधारण स्वभाव वाले एक दुबले पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, क्या यह मुंबई चीन में है? हमारे समूह का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक यही है। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से यीहाओ समूह के वैश्विक मानव संसाधन अध्यक्ष राजीव कपूर हैं। उन्हें यीहाओ समूह के निदेशक मंडल द्वारा यीहाओ समूह के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक से मिलने के लिए विशेष रूप से भेजा गया था। राजीव कपूर के बगल में सूट पहने 8-9 आदमी खड़े थे, जिनमें से 2 उनके सहायक और यीहाओ ग्रुप के अधिकारी थे। बाकी लोग उनके निजी अंगरक्षक थे और हर एक लंबा चौड़ा आदमी था। वे दोनों लंबे, हटे कट्टे और नेवी सील्स के सेवानिवृत्त सदस्य हैं। क्या तुम्हें पता चला हमारा दूसरा शेयरधारक अब कहाँ है? राजीव कपूर ने अपने बगल में खड़े एक सहायक से कहा। सहायक का हाथ लैपटॉप पर कुछ बार तेजी से टैप हुआ और उसने तुरंत जवाब दिया। क्या संयोग है, मिस्टर ली इस समय सनशाइनी होटल में हैं। ये होटल हमारे ग्रुप का हिस्सा लगता है। चलो सीधे वहां चलते हैं, राजीव कपूर ने फिर कहा और फिर कई काली मर्सिडीज बेंज कारों में से एक पर सवार हो गए और उनके सहायक और अंगरक्षक भी सीधे कार पर चढ़ गए। लोगों का समूह शानदार तरीके से सनशाइनी होटल गया। सनशाइनी होटल, द इंपीरियल। इस निजी कमरे को भी बहुत शानदार ढंग से सजाया गया है, जिसमें बीच में एक गोल मेज है जिस पर 18 लोग बैठ सकते हैं और 2 समर्पित वेटर किसी भी समय स्टैंड बाय पर मौजूद रहते हैं। आदित्य वर्मा और बाकी 2 लोग सबसे पहले पहुंचे। रोहित मेहता ने होटल का नज़ारा देखा और अपनी देवी का इंतजार करने के लिए होटल के प्रवेश द्वार पर चले गए। समय बीतता गया और आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद आदित्य वर्मा और करण सिंह ने रोहित मेहता को कई लड़कियों को निजी कमरे में ले जाते देखा। समूह की मुखिया एक नाजुक चेहरे वाली महिला थी, गुलाबी स्कर्ट पहने, कंधों पर लटके लंबे बाल और उसका फिगर निस्संदेह बहुत अच्छा था। उस महिला के अलावा कई और महिलाएं भी थीं और सभी बहुत सुंदर थीं। हाओ जी, भाई ताओ, इधर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय कराता हूँ। यह अनन्या कपूर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, आज का जन्मदिन का लड़का। रोहित मेहता ने तुरंत आदित्य वर्मा और अन्य 2 का परिचय कराया और फिर अनन्या कपूर की ओर देखा। किंग, वे दोनों मेरे अच्छे भाई हैं, आदित्य वर्मा और करण सिंह। वे आज तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए मेरे साथ यहाँ हैं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई चाओ, हमें किंग के लिए इतनी अच्छी जन्मदिन पार्टी आयोजित करने के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। अनन्या कपूर कुछ बोल पाती उससे पहले ही उनके बगल में बैठी एक और महिला बोल पड़ी। उस महिला का नाम अंजलि देशमुख था और वह अनन्या कपूर की रूममेट थी। वेन सही कह रही है, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है। वैसे रोहित मेहता, मेरे कुछ दोस्त बाद में आ रहे हैं, क्या ये ठीक रहेगा? अनन्या कपूर ने भी मुस्कुराते हुए कहा और उनकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि रोहित मेहता लगभग अपना दिमाग खो बैठे। हाँ, किंग, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त हैं, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा जीवंत होगा। अनन्या कपूर की बातें सुनकर रोहित मेहता फिर मुस्कुरा दिए। आदित्य वर्मा ने ये नज़ारा देखा पर थोड़ा सा मुंह बना लिया। दूसरी पार्टी तो 7-8 लोगों के साथ आ चुकी थी और दोस्त भी थे। क्या वे रोहित मेहता को बॉस मानते थे? अनन्या कपूर के बगल में बैठे रूममेट्स और गर्लफ्रेंड्स ने जब रोहित मेहता की बातें सुनी तो उनकी आंखों में एक अजीब सा रंग चमक उठा, मानो वे एक दूसरे को देख रहे हों। लेकिन इस समय अनन्या कपूर का मोबाइल बज उठा। नमस्ते, हाँ, इंपीरियल में आओ। अनन्या कपूर ने फ़ोन उठाया और सीधे कहा। 2 मिनट बाद निजी कमरे के दरवाजे पर कई आदमी दिखाई दिए। वे सुंदर थे, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और बहुत फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे। किंग, जन्मदिन मुबारक हो। कुल 5 लोग थे। सब बहुत जवान लग रहे थे। जाहिर है कॉलेज के छात्र थे। नेता पहले ही आ चुका था। उसकी नज़र अनन्या कपूर पर पड़ी और उसने सीधे अनन्या कपूर से कहा, वाह देवी, किंग, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन की शुभकामनाएं। युवक के बगल में खड़े लोगों ने भी यह बात जोर से कही।
इन लड़कों का हुलिया देखकर रोहित मेहता दंग रह गए और उनका चेहरा थोड़ा खराब हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनन्या कपूर के जो दोस्त अभी आ रहे थे वो असल में कुछ लड़के थे। किंग ये है। रोहित मेहता अनन्या कपूर से पूछने से खुद को नहीं रोक सके। रोहित मेहता, ये सब मेरे दोस्त हैं। ये रजत शर्मा हैं। ये सब जीहाओ के रूममेट हैं। अनन्या कपूर चौंक गईं और उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। लेकिन जब अनन्या कपूर ने रजत शर्मा को जिहाओ कहा तो रोहित मेहता का मन हिंसक रूप से कांप उठा। नमस्ते। रजत शर्मा ने भी रोहित मेहता की ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। बैठ जाओ, रोहित मेहता ने फिर कहा और फिर अनन्या कपूर की ओर देखा। किंग, क्या तुम सब यहाँ हो? अनन्या कपूर ने सिर हिलाया। हाँ वेटर, व्यंजन परोसो। जल्द ही पहाड़ों और समुद्र से प्राप्त सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों से युक्त एक स्वादिष्ट व्यंजन परोसा गया। यह इस लायक था कि रोहित मेहता ने इसे ऑर्डर करने के लिए हजारों रुपये खर्च किए। सभी लोग सीधे खाना खाने लगे। इस दौरान रजत शर्मा ने शराब की कुछ बोतलें भी मंगवाईं, जो बिल्कुल भी शिष्टाचारपूर्ण नहीं था। किंग, आज तुम्हारा जन्मदिन है, चलो तुम्हें खुश करने के लिए कुछ पीते हैं, है ना? हम लड़के बियर पीते हैं, तुम लोग रेड वाइन क्यों नहीं पीते? रजत शर्मा ने अनन्या कपूर से फिर कहा। लेकिन मैं शराब नहीं पीता, अनन्या कपूर मना करना चाहती थीं। लेकिन रजत शर्मा के रूममेट ने फिर कहा, अनन्या कपूर, बस थोड़ी सी रेड वाइन पी लो, तुम्हें नशा नहीं होगा। हाँ अनन्या कपूर, आज मेरा खास दिन है, चलो रेड वाइन पीते हैं। किंग, तुम थोड़ा क्यों नहीं पीती? आज तुम्हारा जन्मदिन है। जब अनन्या कपूर की बेस्ट फ्रेंड अंजलि देशमुख ने भी ऐसा कहा तो आखिरकार अनन्या कपूर ने मना नहीं किया। ठीक है, थोड़ा पी लो। रजत शर्मा ने अनन्या कपूर को सिर हिलाते देखा और उनके मुंह के कोने पर फिर से मुस्कान आ गई। ये शराब अच्छी चीज़ है, एक बार पीना शुरू कर दोगे तो रुक नहीं पाओगे। थोड़ा और पियोगे तो मौका खुद ब खुद आ जाएगा। चलो किंग, जन्मदिन मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास टोस्ट करूंगा, मैं इसे तुरंत पी लूंगा, तुम जो चाहो कर सकती हो। रजत शर्मा ने सीधे वाइन का गिलास उठाया और अनन्या कपूर से कहा और फिर एक ही घूंट में पी गए। अनन्या कपूर तो बस वाइन का गिलास उठाकर पीना शुरू कर सकती थीं। रजत शर्मा ने अनन्या कपूर को टोस्ट करने के बाद अनन्या कपूर की गर्लफ्रेंड और रूममेट्स को भी टोस्ट किया और बाद में उन्होंने आदित्य वर्मा और अन्य दो को भी टोस्ट किया। रोहित मेहता का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। उसने खाने का खर्चा उठाया और उन्हें न्योता भी दिया, पर उसे तो जैसे अस्तित्व का कोई एहसास ही नहीं था। उसके सामने रजत शर्मा जैसे उन्हें दावत दे रहा हो। मेहमान ने मेजबान को बदल दिया। ये सब आदित्य वर्मा और अन्य दो लोगों ने देखा था और कोई भी समझदार व्यक्ति ये देख सकता था कि रजत शर्मा की रुचि अनन्या कपूर में थी। ये तथ्य सचमुच सही था। ये रजत शर्मा अनन्या कपूर का पीछा कर रहा था और अंजलि देशमुख और अन्य लोग ये जानते थे और अनन्या कपूर खुद भी यह जानती थी, लेकिन अनन्या कपूर अभी तक सहमत नहीं थीं। लेकिन इस समय भी रोहित मेहता अभी भी हिचकिचा रहे थे। भाई चाओ, डरो मत, आगे बढ़ो। अगर तुम आगे नहीं आए तो यह आदमी सुर्खियां बटोर लेगा और देवी छीन ली जाएगी। अंततः उनके बगल में बैठे करण सिंह से रहा नहीं गया और उन्होंने रोहित मेहता से फुसफुसा कर कहा, हूँ। रोहित मेहता ने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और कबूल करने को तैयार हुए। उन्हें अनन्या कपूर बहुत पसंद थीं। हालांकि उन्हें पता था कि रजत शर्मा भी अनन्या कपूर को पसंद करते हैं, फिर भी वो कोशिश करना चाहते थे। रोहित मेहता खड़े हुए और अपना गिलास उठाया। किंग, मैं भी तुम्हें टोस्ट करता हूँ। रोहित मेहता ने अनन्या कपूर से कहा। ओह धन्यवाद। अनन्या कपूर चौंक गईं, लेकिन उन्होंने भी अपना गिलास उठाया और एक घूंट लिया। इस समय रोहित मेहता ने सीट के नीचे से एक सावधानीपूर्वक सजाया हुआ बक्सा निकाला। किंग, ये तुम्हारे लिए मेरा जन्मदिन का उपहार है, जन्मदिन मुबारक हो। रोहित मेहता ने अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स सीधे अनन्या कपूर को थमा दिया। वाह किंग, ये जन्मदिन का उपहार है, इसे जल्दी से खोलो और देखो, ये बहुत मूल्यवान लगता है। अंजलि देशमुख और उनके बगल में खड़े अन्य लोगों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। अनन्या कपूर ने बॉक्स लिया और सबकी निगाहों के सामने उसे खोला। अचानक सबके सामने एक अरमानी बैग प्रकट हुआ। वाह, अरमानी का नवीनतम बैग, इतना महंगा जन्मदिन का उपहार, ओह मुझे बहुत जलन हो रही है। अनन्या कपूर के रूममेट्स और सबसे अच्छे दोस्त सभी उत्साहित हो गए जब उन्होंने देखा कि यह अरमानी का बैग था और अनन्या कपूर को देखकर उनकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। इस बैग की कीमत कम से कम 10,000 रुपये है।
मुझे कहना पड़ेगा कि रोहित मेहता अनन्या कपूर के साथ वाकई बहुत अच्छे हैं। जहां तक रजत शर्मा और अन्य लोगों की बात है, रोहित मेहता से मिले उपहारों को देखकर उनके चेहरों पर तिरस्कार की झलक दिखाई दी। धन्यवाद। जब अनन्या कपूर ने बैग देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन ये केवल एक साधारण धन्यवाद में बदल गया। किंग, हमारे पास भी उपहार हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन की शुभकामनाएं। इस दौरान अंजलि देशमुख और बाकी लोगों ने भी अनन्या कपूर के लिए तैयार किए हुए तोहफे निकाले। किसी ने कपड़े खरीदे, किसी ने कॉस्मेटिक्स, और उनकी सबसे अच्छी दोस्त ने अनन्या कपूर को ब्रा भी दी। अनन्या कपूर का खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया। थोड़ी देर बाद एक केक भी ऊपर धकेल दिया गया। किंग, जन्मदिन मुबारक हो। ये केक मेरे भाई ने तुम्हारे लिए मंगवाया है। वाह, ये केक है। जल्दी करो, अपनी टोपी पहनो, एक इच्छा करो और मोमबत्तियां बुझा दो। जन्मदिन की शुभकामनाएं। कुछ समय के लिए निजी कमरे का माहौल बहुत अच्छा था। अनन्या कपूर द्वारा मोमबत्तियां बुझाना समाप्त करने के तुरंत बाद रोहित मेहता सीधे अनन्या कपूर के पास आए। रोहित मेहता अनन्या कपूर को गंभीरता से देखते हुए नजर आए। किंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कृपया मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, रोहित मेहता ने स्नेहपूर्वक कहा, इस समय अपने प्यार का इजहार करते हुए। किंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कृपया मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, रोहित मेहता ने इस मौके पर अनन्या कपूर को प्यार से कहा और अनन्या कपूर से अपने प्यार का इजहार किया। अनन्या कपूर दंग रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोहित मेहता सीधे उनसे अपने प्यार का इजहार कर देंगे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी या शर्म नहीं थी, बस थोड़ी सी शर्मिंदगी थी और उनके हाव भाव थोड़े अस्वाभाविक हो गए थे। रोहित मेहता, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मत करो। लेकिन सीधे मना करना ठीक नहीं होगा। आखिरकार वो मेरे जन्मदिन की पार्टी दे रहे थे और उन्होंने मुझे अरमानी बैग दे दिया। लेकिन उनकी माने तो अनन्या कपूर ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी नज़र में रोहित मेहता शुरू से अंत तक एक अच्छे बॉयफ्रेंड चॉइस नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक स्पेयर टायर थे। वह एक बहुत ही यथार्थवादी लड़की है। उसका प्रेमी अनन्या कपूर सबसे पहले तो अमीर होना चाहिए, दूसरा उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, और तीसरा उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वह अपना सारा पैसा खर्च न कर सके। किंग, मैं गंभीर हूँ, मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? रोहित मेहता ने फिर गंभीरता से कहा। मुझे माफ़ करना रोहित मेहता, मैं कॉलेज में प्यार में नहीं पढ़ना चाहता। अनन्या कपूर ने रोहित मेहता की ओर देखा और माफ़ी मांगते हुए कहा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन यही कारण था कि अनन्या कपूर प्यार में नहीं पड़ना चाहती थीं। अनन्या कपूर की बातें सुनकर रोहित मेहता का चेहरा अचानक उदास हो गया। लेकिन इस समय, किंग, आज तुम्हारा जन्मदिन है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक जन्मदिन का उपहार भी है। रजत शर्मा खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनन्या कपूर से बोले। सबकी निगाहें रजत शर्मा पर टिक गईं। वाह भाई हाओ, मैंने आखिरकार तुम्हारा इंतज़ार किया। ये किस तरह का जन्मदिन का उपहार है? यह कोई लाल लिफाफा तो नहीं होगा, है ना? भाई हाओ का जन्मदिन का उपहार असाधारण होना चाहिए, इसे बाहर निकालो और देखो। अंजलि देशमुख और अन्य लड़कियां फिर से उत्तेजित होकर पागलों की तरह चाटने लगीं। बेशक, हमारे भाई हाउ का देवी को उपहार इतना सरल कैसे हो सकता है? रजत शर्मा के एक रूममेट ने भी इस समय मुस्कुराते हुए कहा, माहौल भरपूर होना चाहिए और दिखावा शालीन होना चाहिए। इस समय हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक था कि रजत शर्मा अनन्या कपूर को जन्मदिन के उपहार के रूप में क्या देना चाहते हैं, और यहाँ तक कि अनन्या कपूर की खूबसूरत आंखें भी उत्सुकता से भरी हुई थीं। अगले ही पल, मैंने देखा कि रजत शर्मा धीरे धीरे अपने बैग से कार की चाबी निकाल रहे थे। कार की चाबी पर BMW का लोगो है। वह कार कीज BMW। भाई हाओ, क्या आप वास्तव में क्विंग को एक BMW देने जा रहे हैं? अंजलि देशमुख और अन्य लड़कियां तब दंग रह गईं और उससे भी अधिक हैरान तब हुई जब उन्होंने कार की चाबी देखी। यहाँ तक कि अनन्या कपूर की आंखें भी इस पल उत्साह से चमक उठीं और वह अपने दिल में उत्साह को दबा नहीं सके। ये सही है किंग, एक BMW Z4 तुम्हें जन्मदिन के उपहार के रूप में दी जाती है। जन्मदिन मुबारक हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? रजत शर्मा के चेहरे पर गर्व की लहर दौड़ गई। उन लड़कियों की आंखों में ईर्ष्या भरी नजरें देखकर रजत शर्मा को लगा जैसे उनके दिल को बहुत तसल्ली मिली हो। रजत शर्मा ने सिर हिलाया, अनन्या कपूर को प्यार से देखा और गंभीरता से कहा, यह वास्तव में एक कार डिलीवरी है। एक BMW Z4 को सीधे जन्मदिन के उपहार के रूप में इस्तेमाल किया गया। हाउ क्या है?
ये खाई हरजत शर्मा के जन्मदिन के उपहार की तुलना में रोहित मेहता का अरमानी बैग कुछ भी नहीं था। हर कोई हैरान था, खासकर अनन्या कपूर की सबसे अच्छी दोस्त, जिनकी आंखें इस पल ईर्ष्या से भरी थीं। जहां तक अनन्या कपूर की बात है तो वह अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सकी। उनका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और ये थोड़ा अकल्पनीय था। हालांकि जब रजत शर्मा ने उन्हें जन्मदिन का तोहफा दिया तो उन्होंने अनन्या कपूर से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। उनका इरादा साफ और स्पष्ट था। ये दृश्य देखकर रोहित मेहता का चेहरा काला पड़ गया, जो बहुत ही भद्दा था। क्या ये चेहरे पर तमाचा नहीं है? उन्होंने अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसे अरमानी बैग दिया, लेकिन उसे सीधे BMW दे दी गई। किंग को भी मना कर देना चाहिए था, है ना? उसने तो बस इतना कहा था कि वो प्यार में नहीं पड़ना चाहती। रोहित मेहता ने अनन्या कपूर की ओर फिर से देखा, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह देखा और उनका दिल फिर से धड़कने से खुद को नहीं रोक सका। सच में? क्या तुमने मुझे सचमुच कार दी? अनन्या कपूर ने अपने सुंदर मुंह को दोनों हाथों से ढक लिया और अविश्वास से कहा, बिल्कुल सच है। ये कार अभी होटल के बाहर खड़ी है। किंग, जब तक तुम मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड बनने का वादा करोगी, ये कार तुम्हारी रहेगी। रजत शर्मा फिर मुस्कुराए और बोले, जब तक अनन्या कपूर सिर हिलाती है, BMW Z4 कुछ नहीं है। देवी के साथ सोने के बाद तो सब अपने होते हैं, गाड़ी भी अपनी। रजत शर्मा की बातें सुनकर अनन्या कपूर एक पल के लिए हिचकिचा गईं। अगले ही पल अनन्या कपूर ने भारी स्वर में सिर हिलाया। ठीक है, जी हाँ, मैं तुम्हारी प्रेमिका बनने को तैयार हूँ, अनन्या कपूर ने शर्माते हुए कहा। सहमत होना? हाँ, अनन्या कपूर सहमत हैं। रोहित मेहता ने ये दृश्य देखा और अनन्या कपूर की बातें सुनकर उन्हें बुरा लगा। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि आप प्यार में नहीं पड़ना चाहते? धत्तेरी की! यहाँ तक कि आदित्य वर्मा और करण सिंह की आंखें भी चौड़ी हो गईं और वे फूट पड़े। मैंने अपने भाई के कबूलनामे को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि मैं प्यार में नहीं पड़ना चाहता, और अब मैं पलट गया और एक कार के कारण दूसरे व्यक्ति के कबूलनामे पर सहमत हो गया। चाय चाहिए? ग्रीन टी? हाँ, बढ़िया। किंग, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। रजत शर्मा जोर से हंस पड़े। भाई हाओ, बधाई हो, आज सचमुच दोहरी खुशी है। अच्छी चीजें जोड़ों में आती हैं। भाई हाओ, आप और देवी किंग स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। भाई हाओ, बहुत बढ़िया है। रजत शर्मा के भाइयों, अंजलि देशमुख और अन्य महिलाओं की ओर से बधाई संदेश से माहौल भरा हुआ था। आदित्य वर्मा और वे तीनों इस निजी कमरे में बिल्कुल असहज लग रहे थे। रोहित मेहता ने रजत शर्मा को गुस्से से भरी आंखों से देखा और उसकी देवी को छीन लिया। रजत शर्मा ने बिना किसी डर के रोहित मेहता की ओर देखा। उनके होठों पर तिरस्कार का भाव था, जो उपहास और उत्तेजना से भरा था। टकराना! रोहित मेहता तुरंत खड़े हो गए। हर कोई हैरान था। रोहित मेहता बहुत गुस्से में था। उसने दोनों हाथों से मुट्ठियां कस लीं। रजत शर्मा को देखते हुए उसे कुछ करने की इच्छा हुई। रजत शर्मा के अलावा रूममेट्स और भाई भी तुरंत उठ खड़े हुए और कार्रवाई के लिए तैयार दिखे। अगर रोहित मेहता ने कार्रवाई करने की हिम्मत की तो वे इस लड़के को जरूर पिटने का मजा चखाएंगे। इस समय स्थिति तनावपूर्ण थी। हालांकि अगले ही पल, मुझे शौचालय जाना है, रोहित मेहता ने धीरे से कहा। वह डरपोक था लेकिन सहन कर सकता था। वह गुस्से में था, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग थे। अगर वह हार न भी माने तो भी उसके बगल वाले दोनों भाइयों को शायद तकलीफ होगी। रोहित मेहता सीधे निजी कमरे से बाहर चले गए। आदित्य वर्मा और करण सिंह ने एक दूसरे को देखा, धीरे से उठे और शौचालय की ओर चल पड़े। हाहाकार! तीनों लोगों को जाते देख रजत शर्मा ने हल्के से कहा। उसकी आंखों में और भी अधिक तिरस्कार भरा हुआ था और निजी कमरा अचानक फिर से उबल पड़ा। शौचालय के बाहर रोहित मेहता की आंखें लाल थीं और वह खुद को आईने में ऐसे घूर रहा था मानो किसी दुश्मन को गुस्से से देख रहा हो। भाई चाओ, क्या आप ठीक हैं? आदित्य वर्मा और करण सिंह ने आगे आकर चिंता व्यक्त की। रोहित मेहता खुद को आईने में देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और थोड़ी अनिच्छा थी। उन्होंने जो पैसा खर्च किया उसका तो जिक्र ही नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरों के लिए दहेज भी बनाया। क्या कुत्ते को चाटने पर ऐसा ही होता है? अंत तक चाटने पर कुछ भी नहीं बचता। और अनन्या कपूर, रोहित मेहता अब समझ गए हैं कि वह एक कुतिया है। भाई चाओ, क्या आप ठीक हैं? उसके बगल से एक अच्छे भाई की आवाज आई। रोहित मेहता ने शांत रहने का नाटक किया, दोनों भाइयों की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। धिक्कार है भाई चाओ, अगर आप मुझसे पूछें तो। अनन्या कपूर तो बिल्कुल ग्रीन टी की शौकीन है। करण सिंह खुद को रोक नहीं पाए और बोले, पहले से ही गाली दे रहे थे।
हाँ भाई चाओ, ऐसी औरत तो बिल्कुल भी नहीं है। एक कार के लिए तो वो किसी और से शादी कर लेगी, पर उसे क्या पता उसने क्या खो दिया। और ये अनन्या कपूर तो वाकई ऐसी ही दिखती है। खूबसूरत लड़की तो अब खूब पकड़ लो, जब तक पैसा है कैसी औरत नहीं मिलेगी। आदित्य वर्मा ने भी बगल से कहा। वह कहना चाहते थे कि उन्हें अपने अच्छे भाई आदित्य वर्मा की कमी खल रही है। भाई चाओ, आदित्य ने सही कहा। जब हम किसी दिन अमीर हो जाएंगे तो कौन सी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तब तक तो ये अनन्या कपूर कुछ भी नहीं है, पछताए उसे। करण सिंह ने आदित्य वर्मा की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए फिर कहा। अगले ही पल करण सिंह ने आश्चर्य से आवाज निकाली और अचानक फिर कहा, हम खूबसूरत औरतें हर जगह होती हैं। देखो, एक है, वो बहुत खूबसूरत है। करण सिंह की नज़रें फिर से आदित्य वर्मा के पीछे वाले गलियारे की ओर उठीं। उसकी आंखें इतनी चमकीली थीं कि वह लगभग चिल्ला पड़ा। रोहित मेहता और आदित्य वर्मा करण सिंह को देखकर चौंक गए और तुरंत करण सिंह की ओर देखने लगे। अगले ही पल, हे भगवान, रोहित मेहता ने भी सीधे गाली दी। उसकी आंखें सीधी हो गईं और वह अब दूर नहीं देख सकता था। वह एक देवी हैं जो अनन्या कपूर हैं। जहां तक आदित्य वर्मा का सवाल है तो वह दंग रह गए और उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। यह उसकी है। गलियारे में एक बेहद खूबसूरत महिला शौचालय की ओर जा रही थी। उसका चेहरा नाजुक है, त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद है और उसका शरीर लंबा है। उसकी स्कर्ट के नीचे लंबी, गोल और सीधी टांगें हैं। खासकर उसके शरीर में एक खास आभा है। महान, शांत और धूल भरा स्वभाव की एक आदर्श देवी। पहले वाली अनन्या कपूर से तुलना करें तो सामने वाली महिला उनसे कहीं आगे थी। नेहा कपूर अभी अभी प्राइवेट रूम से बाहर आई थीं। अंदर का माहौल उन्हें थोड़ा असहज और उदास कर रहा था। आज उसने अपने माता पिता से यहाँ रात के खाने पर आने का वादा किया था। भोज में उसके पिता के दोस्त और उनका परिवार मौजूद है। उनकी असाधारण हैसियत है। वे मेजहूत इन्वेस्टमेंट ग्रुप, एक बड़े समूह के मालिक हैं। उनकी संपत्ति अरबों में है। वे सचमुच मालिक स्तर के व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार का व्यवसाय भी दूसरी कंपनी के मुकाबले पिछड़ रहा है। अभी आदित्य वर्मा के प्राइवेट रूम के बगल में एक प्राइवेट रूम था। नेहा कपूर अंदर बैठी थीं। इस अवसर पर नेहा कपूर के माता पिता राघव शर्मा और उनकी पत्नी, रोंगचून ग्रुप के सीईओ रवि देसाई और उनकी पत्नी तथा उनके पुत्र आप देसाई भी उपस्थित थे। स्क्रीन पुनरुत्पादन। मिस्टर किन, मैंने ये शराब लगभग पी ली है, चलिए काम पर लग जाएं। रोंगचून के सीईओ रवि देसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ये भी जानते हैं कि मेरा ये लड़का नेहा की भतीजी के बारे में तब से सोच रहा है जब से मैंने उसे आखिरी बार देखा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भतीजी नेहा सचमुच गुड़हल की तरह खूबसूरत है। इस लड़के का भतीजी यकीन को पसंद करना स्वाभाविक है ना? वह भतीजी नेहा के साथ खाना खाने के लिए मचल रहा है। खैर, मैं एक अच्छा दिखने वाला लड़का हूँ, बदसूरत नहीं, और हमारे परिवार के पास थोड़ा पैसा भी है। उसे नेहा की भतीजी बनने लायक होना चाहिए। रवि देसाई ने बहुत कुछ कहा और फिर अपने बगल में बैठे आपू देसाई को घूरने लगे। उनके बगल में सफ़ेद सूट पहने मानव जैसे दिखने वाले आप देसाई तुरंत खड़े हो गए और नेहा कपूर से गंभीरता से कहा, जिसके चेहरे पर गंभीरता थी, नेहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो? अपराध स्वीकार करना। नेहा कपूर के चेहरे पर भाव नहीं थे। उसे इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन उसे सामने वाले लड़के में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। नेहा कपूर ने कुछ नहीं कहा। वह अभी भी अजनबियों से दूर ही दिख रही थी, एकदम अलग थलग। ये दृश्य देखकर आप देसाई असहाय हो गए और राघव शर्मा से बस यही कह पाए कि फिर से, अंकल कपूर, मुझे नेहा बहुत पसंद है, मुझे नेहा का बॉयफ्रेंड बनने दो ना। मैं उसकी रक्षा ज़रूर करूंगा और उससे प्यार भी करूंगा। राघव शर्मा ने शुरू में सोचा था कि उनकी बेटी अभी भी दूसरे पक्ष के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी बेटी के ठंडे और अभिमानी स्वभाव को कम करके आंका। नेहा कपूर ने सीधे अपने पिता की ओर देखा। एक पल के लिए राघव शर्मा ने अपना विचार बदल दिया। ठीक है, भतीजे ज़ियातियान अवसर दूसरों द्वारा नहीं दिए जाते हैं, वे सभी स्वयं द्वारा अर्जित किए जाते हैं। इसके तुरंत बाद राघव शर्मा ने रवि देसाई से फिर कहा, श्री जियांग, उन्हें इस युवक के मामलों के बारे में अपना निर्णय स्वयं लेने दीजिए। फिर उसने नेहा की ओर फिर से देखा और कमजोरी से पूछा, नेहा, तुम्हारा क्या विचार है? जब नेहा कपूर ने अपने पिता को देखा तो उसने खुद से फिर पूछा। नेहा कपूर, जो पहले चुप रहने वाली थीं, बाद में होने वाली परेशानी से बचने के लिए बोल पड़ीं, मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं बन सकती,
नेहा कपूर ने बहुत दृढ़ता से आउप देसाई से कहा। क्यों? आउप देसाई ने तुरंत पूछा। क्योंकि मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। जैसे ही नेहा कपूर ने ये शब्द कहे सभी चौंक गए। क्या ये संभव नहीं है? आउप देसाई की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने किसी को पैसे देकर जांच करवाई थी। नेहा कपूर तो बिल्कुल सिंगल थी। वो तो अकेली रहती भी थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? नेहा, तुमने क्या कहा? उनके बगल में बैठे राघव शर्मा और उनकी पत्नी भी अपनी बेटी की बात सुनकर चौंक गए। राघव शर्मा खड़े होकर अविश्वास से बोले, उसकी बेटी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। ये कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ। चाहे आप माने या ना माने, मुझे माफ़ करना अंकल जियांग। नेहा कपूर अपनी बात समाप्त करने के बाद खड़ी हुईं और निजी कमरे से बाहर चली गईं। तो अब ये दृश्य था। नेहा कपूर सचमुच प्राइवेट रूम में नहीं रहना चाहती थीं। वह शांत होने के लिए बाथरूम जाना चाहती थीं। ये कहना कि उसका एक बॉयफ्रेंड है बस एक अस्थायी उपाय था। वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि दूसरा पक्ष उसे परेशान करता रहे। जहां तक उसके माता पिता का सवाल है, वह शांत होने के बाद उन्हें ये बात समझाएगी। यही एकमात्र रास्ता था। हालांकि जब नेहा कपूर शौचालय के दरवाजे तक पहुंची तो उसने देखा कि 3 युवक शौचालय के दरवाजे पर खड़े होकर उसे घूर रहे थे। लेकिन अगले ही पल नेहा कपूर ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर लीं और उनकी नज़र एक युवक पर पड़ी। तुम यहाँ क्यों हो? क्या ये वही आदमी नहीं है जो उसके पड़ोस में रहता है? उसने उसे आज सुबह ही बाहर भेज दिया था। तुम यहाँ क्यों हो? आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर से भी कहा। दोनों ने लगभग एक ही समय पर बात की, जो एक संयोग था। उनके बगल में खड़े रोहित मेहता और करण सिंह एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें जमीन पर गिर गईं और उनका दिल पागल हो गया। बकवास, मैं यहाँ खा रहा हूँ, मैं यहाँ खा रहा हूँ। आदित्य वर्मा और नेहा कपूर ने एक बार फिर एक साथ बात की, जिससे एक दूसरे के प्रति अच्छी समझ का पता चला। रोहित मेहता और उनके बगल में बैठे करण सिंह दोनों ही अचंभित रह गए। धिक्कार है, आदित्य वास्तव में इस देवी को जानता है और ऐसा लगता है कि वह उससे बहुत परिचित है। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की तरफ देखा और नेहा कपूर ने भी आदित्य वर्मा की तरफ देखा और दोनों हंस पड़े। ये भाग्य है। अगले ही पल नेहा कपूर के दिमाग में अचानक कुछ ख्याल आया। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उसके खूबसूरत चेहरे पर चालाकी की झलक दिखाई दी। क्या इत्तेफाक है, हमारी मुलाकात बिल्कुल सही हुई। मुझे कुछ देर के लिए अपना शरीर दे दो, नेहा कपूर ने तुरंत आदित्य वर्मा से कहा। जब आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की बातें सुनी तो वह दंग रह गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? मुझे मेरा शरीर उधार दो? क्या हो रहा है? आदित्य वर्मा की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना नेहा कपूर शौचालय तक भी नहीं गईं। उन्होंने आदित्य वर्मा का हाथ पकड़ा और वापस वहीं चली गईं जहां से आई थीं। हे भगवान, क्या हो रहा है? चूहे का शरीर उधार ले रहे हो? तुम कमरा किराए पर तो नहीं ले रहे हो? अरे, आदित्य ने तो हमारी पीठ पीछे एक देवी से संबंध बना लिए। ये बात शायद बहुत गहरी छिपी होगी। हे भगवान, इस आदित्य की किस्मत कितनी खराब है। रोहित मेहता और करण सिंह ने आदित्य वर्मा को देवी द्वारा खींचे जाते हुए देखा और अविश्वास से एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं और उनमें अतुलनीय ईर्ष्या, जलन और घृणा भी थी, जिसने उनकी चेतना को विकृत कर दिया था। गुरुजी, पता चला कि आदित्य ही गुरु हैं। ये कमबख्त देवी अनन्या कपूर से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। आदित्य वर्मा को नेहा कपूर ने संदेह से भरा हुआ खींचा, लेकिन उनकी बांह पर एक नर्म एहसास हुआ, जिसने तुरंत आदित्य वर्मा को उलझन में डाल दिया। खैर, ये तो बहुत जल्दी आ रहा है, आदित्य वर्मा ने कमजोरी से पूछा। वह अभी तैयार नहीं था। ये थोड़ा ज्यादा अचानक हुआ। हालांकि आदित्य वर्मा के दिल में अभी भी कुछ उम्मीदें थीं। आप किस बारे में सोच रहे हैं? जब नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो वह आदित्य वर्मा की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाई और फिर आदित्य वर्मा से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मुझ पर एक एहसान करो। जब तुम बाद में निजी कमरे में प्रवेश करोगे तो मुझे बता सकते हो कि तुम मेरे प्रेमी हो। आदित्य वर्मा, दोस्त। आदित्य वर्मा अभी भी थोड़ा उलझन में थे। क्या तुम नहीं चाहते? जब तक तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करते हो, कल मेरे कमरे में घुसने की बात भूल जाओ। नेहा कपूर को लगा कि आदित्य वर्मा तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत दोबारा कहा। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। लड़की को अभी भी याद था कि कल क्या हुआ था। ठीक है, आदित्य वर्मा को अंततः समझ आ गया और शायद उन्होंने अनुमान भी लगा लिया कि लड़की क्या करना चाहती थी। यह एक ढाल प्रेमी होने से अधिक कुछ नहीं है।
वास्तव में यह वैसा ही था जैसा आदित्य वर्मा ने उम्मीद की थी। तभी आदित्य वर्मा को नेहा कपूर ने निजी कमरे में खींच लिया। ओबरॉय होटल के महाप्रबंधक कार्यालय में सूट पहने एक बड़े पेट वाला भूमध्य सागरीय व्यक्ति फोन कॉल का जवाब देने के बाद अचानक अपनी सीट से उछल पड़ा। क्या? ग्रुप हेडक्वार्टर से प्रेसिडेंट राजीव कपूर मुंबई आए हैं। वो मेरे पास आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। फोन पर आई खबर से विनय रेड्डी के दिल में अचानक उथल पुथल मच गई। यहाओ ग्रुप के मुख्यालय से बड़े साहब सचमुच मुंबई आ गए। क्या ये किसी सम्राट की गुप्त निजी यात्रा से कम नहीं है? क्या हुआ? विनय रेड्डी घबरा गया। आपको पता ही होगा कि ओबरॉय होटल यहाओ ग्रुप के हजारों होटलों में से एक है और विनय रेड्डी तो बस एक होटल मैनेजर है। क्यों? इस स्तर का बॉस यहाँ है। विनय रेड्डी को ज्यादा सोचने का समय भी नहीं मिला और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले विनय रेड्डी ने होटल के प्रबंधन समूह में आदेश जारी किया। तत्काल सूचना, वैश्विक मानव संसाधन अध्यक्ष श्री राजीव कपूर शीघ्र ही निरीक्षण के लिए मेरे होटल आएंगे। आप सभी को मेरे लिए काम करना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। जो भी मुसीबत में है उसे बस बाहर निकल जाना चाहिए। एक के बाद एक कई संदेश भेजे गए। तब से होटल ग्राहक सेवा समूह, रसोई समूह, सफाई समूह और संबंधित कार्य समूहों की एक श्रृंखला। ये तुरंत फट गया। होटल के सभी कर्मचारियों को यह चौंकाने वाली खबर पता चली और सभी लोग वहां से चले गए। ये निर्देश देने के बाद विनय रेड्डी ने अपने कपड़े ठीक किए, बचे हुए बालों में कंघी की और फिर जल्दी से कार्यालय से बाहर निकलकर होटल के प्रवेश द्वार की ओर चल दिए। उन्हें स्वयं जाकर रिसेप्शन लेना था। रिसेप्शन न लेना असंभव था और रिसेप्शन को अच्छी तरह से करने के लिए सभी कर्मचारियों को मिलकर काम करना था। ये ग्रुप हेडक्वार्टर का बड़ा बॉस है। अगर ये ठीक से स्वागत नहीं कर पाया तो सामने वाले को नाराज कर देगा। होटल मैनेजर की तो बात ही छोड़िए, ग्रेटर चाइना रीजन या एशिया पैसिफिक रीजन का प्रेसिडेंट भी क्यों न हो, खुश नहीं रहेगा। बाहर निकलना होगा। वैश्विक मानव संसाधन अध्यक्ष को यह अधिकार है। जब विनय रेड्डी बाहर गए तो ग्राहक सेवा प्रबंधक, लॉबी प्रबंधक और अन्य लोग, कुल मिलाकर 10 से अधिक लोग पहले से ही दरवाजे पर खड़े थे। होटल के प्रवेश द्वार पर लगी विशाल एलईडी स्क्रीन पर लिखे शब्द भी बदल गए हैं। एक शब्द में, यहाओ समूह के वैश्विक मानव संसाधन के अध्यक्ष श्री राजीव कपूर का हार्दिक स्वागत है। अरे, ओबरॉय होटल वाले मिस्टर वो भी बाहर आ गए। कितनी बड़ी लड़ाई थी। क्या ये बॉस फिर से आ रहा है? क्या आपने स्क्रीन पर ये शब्द नहीं देखे? यहाओ ग्रुप के वैश्विक मानव संसाधन अध्यक्ष, वे असली बॉस हैं। होटल के दरवाजे पर अंदर बाहर आ रहे कुछ मेहमानों ने भी यह नज़ारा देखा और चौंक गए। कई लोग तो रुककर देखना चाहते थे कि कौन सा बड़ा बॉस आ रहा है। जल्द ही सभी के सामने कई काली मर्सिडीज बेंज कारें दिखाई दीं। कार रुकने से पहले ही विनय रेड्डी ने उसका स्वागत कर लिया था। एक कार से एक दुबला पतला, मध्यम आयु वर्ग का, बेहद अच्छे स्वभाव का विदेशी आदमी उतरा। ये राजीव कपूर थे जो अमेरिका के यहाओ ग्रुप से यहाँ आए थे। राष्ट्रपति महोदय, सनशाइनी होटल में आपका स्वागत है। इस अवसर पर विनय रेड्डी और उनके पीछे खड़े कई होटल कर्मचारियों ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। राजीव कपूर ने विनय रेड्डी की ओर देखा, सिर हिलाया, दयालुता से मुस्कुराए, विनय रेड्डी की ओर हाथ हिलाया और अमेरिकी भाषा में बोले। उनके बगल में एक सहायक अनुवाद कर रहा था। मैं इस बार समूह मुख्यालय के सभी निदेशकों की ओर से हमारे यहाओ समूह के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक श्री आदित्य वर्मा से मिलने आया हूँ, राजीव कपूर ने धीरे से कहा। लेकिन विनय रेड्डी और अन्य लोग ये खबर सुनकर और भी अधिक स्तब्ध रह गए। दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक श्री आदित्य वर्मा से मिलें। श्री आदित्य वर्मा मुंबई में हैं। अगले ही पल राजीव कपूर के शब्दों ने उन्हें शब्दों से परे झकझोर दिया। मुझे मिली जानकारी के अनुसार श्री आदित्य वर्मा इस समय हमारे होटल में भोजन कर रहे हैं। वे ही असली बॉस हैं। उधर आदित्य वर्मा को उस प्राइवेट रूम में लाया गया जहां नेहा कपूर ने अभी अभी खाना खाया था। उसे पता नहीं था कि यहाओ ग्रुप के हेडक्वार्टर का बॉस उसे लेने दरवाजे पर आया है। जब नेहा कपूर आदित्य वर्मा के साथ नजर आईं, नेहा, वह है नेहा, ये है। निजी कमरे में राघव शर्मा और उनकी पत्नी ने नेहा कपूर को एक लड़के के साथ देखा और उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। इस क्षण रवि देसाई और उनकी पत्नी तथा आप देसाई के चेहरे तुरंत बदल गए। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। निजी कमरे में रवि देसाई और उनके परिवार के चेहरे अचानक बहुत बदसूरत हो गए। अप्रत्याशित रूप से नेहा कपूर 2 मिनट बाहर रहने के बाद अपने प्रेमी को साथ ले आईं। जहां तक नेहा कपूर के माता पिता राघव शर्मा और उनकी पत्नी की बात है तो वे भी इस समय अपनी बेटी को अविश्वास से देख रहे थे।
उसकी बेटी असल में कब दोस्त बनी? मुझे लगा था कि मेरी बेटी बस ऐसे ही बहाने बनाती होगी, लेकिन अब जब ये लोग आ गए हैं तो वो यकीन करने से खुद को नहीं रोक पा रही है। यह असंभव है। ये कैसे संभव है? तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम विला में अकेली रहती हो। आप देसाई ने अविश्वास से नेहा कपूर की ओर देखा और कुछ कहने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन जैसे ही आप देसाई के शब्द निकले, नेहा कपूर की आंखें अचानक नम हो गईं और उनके बगल में खड़े रवि देसाई और राघव शर्मा के हाव भाव फिर बदल गए। क्या आप मेरी जांच कर रहे हैं? नेहा कपूर बेवकूफ़ नहीं थीं। उन्होंने सीधे तौर पर आप देसाई के अनजाने शब्दों से दूसरे विचार भांप लिए और गंभीर चेहरे से कहा। आप देसाई के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उन्होंने जल्दी से कहा, नेहा, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी परवाह है। अगर तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती तो तुम्हें इससे निपटने के लिए इस लड़के को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत ही आप देसाई ने पुनः आदित्य वर्मा की ओर देखा और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सिर्फ वही, उसने जो पहना है उसकी कुल कीमत 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं है ना? तुम घर पर क्या करते हो? आजकल क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? आप देसाई की बातें सुनकर नेहा कपूर भी दंग रह गईं, क्योंकि वह भी आदित्य वर्मा के बारे में कुछ नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि उस आदमी का विला उसके विला के बगल में था। उनके बगल में राघव शर्मा और उनकी पत्नी भी आदित्य वर्मा को उत्सुकता भरी आंखों से देख रहे थे। वह काफ़ी अच्छा लग रहा था, गोरा रंग और नाजुक रूप रंग, पर थोड़ा जवान था। पता नहीं उसने क्या किया होगा। यदि आप उनके दामाद बनना चाहते हैं तो आप बहुत साधारण नहीं हो सकते। नेहा कपूर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने बगल में बैठे आदित्य वर्मा की तरफ देखा और खुद को रोक नहीं पाए। चूंकि यह आदमी मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड में एक विला में रहने का खर्च उठा सकता है, इसलिए उसे पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने लिए एक महंगा पहनावा कैसे खरीदे। और अब ये लड़का अभी भी मुंह बना खड़ा है, मानो बोलने को तैयार ही नहीं। क्या ये इतना डरपोक है? कहीं ये सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का नाटक तो नहीं कर रहा? इसके अलावा इस लड़के ने वास्तव में अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है? वह अभी भी अपने मोबाइल फ़ोन से खेलने के बारे में सोच रहा है। नेहा कपूर ने तुरंत आदित्य वर्मा के कपड़े खींचे और उन्हें घूरने लगीं। तभी आदित्य वर्मा ने प्रतिक्रिया दी। वास्तव में उसने जानबूझकर बिना बोले अपने सेल फोन के साथ नहीं खेला, बल्कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि आदित्य वर्मा ने पाया कि उसके सामने खड़े सुंदर लड़के के सिर पर वास्तव में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ था। तुरंत जानकारी, हम फिर यहीं मिले। आदित्य वर्मा ने भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करने और निर्देशों को पढ़ने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन लिया। अगले ही पल आदित्य वर्मा के मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई और जब उसने आप देसाई की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। ओह, मुझे खेद है, लगता है आपने गलत कहा है। आदित्य वर्मा ने शांत भाव से आबू देसाई से कहा। आप देसाई, राघव शर्मा और उनके बगल में बैठे अन्य लोग भी हैरान दिखे। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने बहुत गंभीरता से कहा, मैंने कल ही जो कपड़े खरीदे हैं उनकी कीमत 1000 से ज़्यादा है। पफ, जब आबू देसाई ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हाँ, मुझे तो बहुत हंसी आ गई। 1000 से भी ज़्यादा? ये बहुत महंगा है, मानती हूँ मैंने गलत कहा। तो तुम क्या करती हो? तुम्हारा परिवार क्या करता है? क्या तुम खुद को इसके लायक समझती हो? क्या मैं नेहा के पास जा सकती हूँ? उसके बगल में बैठी नेहा कपूर ने पागलों की तरह आंखें घुमाई। क्या इस आदमी ने ऐसा जानबूझकर किया है? मैंने फिर से आदित्य वर्मा को बोलते सुना। मैं अब एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, बिना पिता या माँ के, और एक अनाथ। जहाँ तक नेहा के लायक होने की बात है तो कम से कम मैं तुमसे कहीं ज़्यादा लायक हूँ। आदित्य वर्मा के इतना कहते ही नेहा कपूर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि आदित्य वर्मा एक छात्र था। नेहा कपूर को हैरानी इस बात की थी कि आदित्य वर्मा बिना माँ बाप के अनाथ निकला, तो वो विला का खर्च कैसे उठा सकता था। हाँ, तुम अनाथ हो, कॉलेज के छात्र हो, तुम अभी भी छात्रावास में रहते हो, है ना? तुम कार नहीं खरीद सकते, है ना? आखिर तुम खुद को मेरे लायक क्यों समझते हो? ये सुनकर आप देसाई ने फिर से उपहास किया और आदित्य वर्मा से ठंडे स्वर में कहा। हाँ, इस समय आदित्य वर्मा फिर से हंस पड़े। हर कोई हैरान था। अगले ही पल मैंने आदित्य वर्मा को फिर गर्व से कहते सुना। क्यों? सिर्फ इसलिए कि नेहा मुझे पसंद करती है? सिर्फ इसलिए कि मैं भी नेहा को पसंद करता हूँ?
आदित्य वर्मा ने बोलते हुए नेहा कपूर की पतली कमर पर अपनी बाहें डाल दी, मानो उकसा रहे हों। चिकना और हड्डी रहित ये बहुत अच्छा है। बगल में बैठी नेहा कपूर एक पल के लिए घबरा गईं। इस पल उनका खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उन्होंने मन ही मन आदित्य वर्मा को डांटा। यह उनके माता पिता के सामने उनका फायदा उठा रहा था। वह फिर भी नहीं कर सकीं। इतनी जिद। जब आबू देसाई ने यह दृश्य देखा तो वह गुस्से से फटने ही वाले थे। नेहा, मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम इस लड़के का अनुसरण करोगी तो तुम खुश नहीं रहोगी, आबू देसाई ने नेहा कपूर से फिर कहा। लेकिन आदित्य वर्मा फिर हंस पड़े। हाँ, तुम्हें नेहा पसंद है। क्या कल रात प्रिंस होटल में तुमने 2 युवा मॉडलों के साथ कुछ मिनटों तक झगड़ा नहीं किया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम्हें नेहा पसंद है? जब आदित्य वर्मा की आवाज़ धीमी हो गई तो आबू देसाई ने आदित्य वर्मा की ओर इशारा करते हुए चौंकते हुए कहा, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। आपको कैसे मालूम? इसके तुरंत बाद आबू देसाई ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन शब्द उनके मुंह से निकल चुके थे। आदित्य वर्मा को ये कैसे पता चला? बेशक ये सिस्टम प्रॉम्प्ट था और आबू देसाई के बारे में और भी प्रॉम्प्ट थे। उसके बगल में रवि देसाई का चेहरा ये सुनकर अचानक ठंडा पड़ गया और उसने मन ही मन कहा कि यह ठीक नहीं है। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि उसका बेटा रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का जवानी से ज्यादा रोमांटिक होगा। और बात यह थी कि यह लड़का और 2 युवा मॉडल सिर्फ कुछ मिनटों के लिए लड़े। यह क्या बकवास है? राघव शर्मा और उनकी पत्नी के चेहरे भी इस समय बेहद उदास हो गए थे और वे खुश थे कि उनकी बेटी को दूसरा पक्ष पसंद नहीं आया, जो वास्तव में एक बदमाश था। तुम बकवास कर रही हो नेहा, ये सच नहीं है, आबू देसाई ने जल्दी से कहा। लेकिन इस समय नेहा कपूर ने आबू देसाई को केवल घृणा और घृणा भरी नज़रों से देखा। ये बकवास है या नहीं आप खुद जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको सलाह देता हूं कि जब आपके पास समय हो तो शारीरिक जांच के लिए अस्पताल जाएं। आपकी किडनी लगभग फेल हो रही है, आदित्य वर्मा ने एक और वाक्य कहा, लेकिन ये सीधे तौर पर आबू देसाई की पीड़ा पर चोट करता है। आबू देसाई गुस्से में थे, आग बबूला थे, लेकिन गुस्सा नहीं कर पा रहे थे। वे डरे हुए थे। कमीने, लानत है। रवि देसाई अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और तुरंत राघव शर्मा से कहा, माफ करना मिस्टर किन, मैंने आज आपको हंसाया। जियाउटियन वास्तव में भतीजी नेहा के लायक नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी कहना है कि आपके परिवार की ताकत के साथ ये बच्चा भतीजी नेहा के भी कम योग्य है। इतना कहकर रवि देसाई ने दरवाजे पर फिर से चिल्लाया, वेटर, चेकआउट करो। लेकिन इसी समय दरवाजे से एक आवाज आई, भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं, श्री ली की गर्लफ्रेंड उनके ही होटल में खाना खा रही है, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या निर्देशक सुमित की गर्लफ्रेंड को उनके होटल में दिन का खर्च नहीं उठाना पड़ता? दरवाजे से एक आवाज आई। सभी ने अपना सिर घुमाया और तुरंत निजी कमरे के दरवाजे पर कई आकृतियां दिखाई दी। नेता एक दुबला पतला अधेड़ विदेशी आदमी था और जो अभी बोल रहा था वह सूट पहने एक भूमध्य सागरीय व्यक्ति था जो उसके पीछे चल रहा था। उनके पीछे अंगरक्षकों का एक समूह और कुछ होटल प्रबंधक थे। कुल मिलाकर 20-30 लोग। राघव शर्मा, रवि देसाई और अन्य लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। दूसरी तरफ तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बाहर गलियारे में बने कई निजी कमरों से कुछ लोग बाहर निकले। वे सब ये दृश्य देखकर स्तब्ध थे और सोच रहे थे कि आखिर कौन सा बड़ा आदमी आ रहा है। राघव शर्मा और रवि देसाई कोई साधारण इंसान नहीं थे। जब उन्होंने इस अधेड़ उम्र के विदेशी आदमी को देखा तो उन्हें साफ तौर पर अपनी ओर आती एक शक्तिशाली आभा का एहसास हुआ। यह एक ऐसे व्यक्ति का आभामंडल है जो लंबे समय से सत्ता में है और इसे रातों रात विकसित नहीं किया जा सकता। आगंतुक असाधारण है। ये वह भावना थी जो राघव शर्मा और रवि देसाई के दिल में एक ही समय में थी। उनके बगल में बैठा तोंदवाला भूमध्य सागरीय व्यक्ति, जो दोनों एक दूसरे को जानते थे, विनय रेड्डी था, ओबरॉय होटल का महाप्रबंधक, जिसकी भी करोड़ों की संपत्ति थी। फिर भी विनय रेड्डी मुख्यतः इस विदेशी व्यक्ति की तरह ही अलग खड़ा था। कौन है ये? विनय रेड्डी ने जो कुछ कहा उसका क्या मतलब था? ऐसे प्रश्न हर किसी के मन में उठते ही रहते हैं। श्रीमान, वो आपका क्या मतलब है? रवि देसाई ने गहरी आवाज में विनय रेड्डी से पूछा। श्री जियांग, श्री किन, आपको आज इस भोजन के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। विनय रेड्डी स्वाभाविक रूप से राघव शर्मा और रवि देसाई को जानते थे और उन्होंने तुरंत कहा, क्यों? क्या आपको लगता है कि मैं, रवि देसाई, ये पैसा नहीं दे सकता? रवि देसाई ने फिर कहा, पहले से ही थोड़ा दुखी।
ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि अभी तो उनका बेटा मुसीबत में था, पर अब उसे नीची नज़रों से देखा जा रहा है। श्री जियांग, मेरा यह मतलब नहीं था, विनय रेड्डी ने फिर कहा, और वह अपने बगल में खड़े अधेड़ उम्र के विदेशी व्यक्ति के पीछे पीछे अंदर चले गए। एक अनुवादक सहायक को छोड़कर बाकी सभी दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह श्री आदित्य वर्मा हमारे समूह के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक और हमारे ओबरॉय होटल के मालिक हैं। चूंकि यह महिला निदेशक सुमित की प्रेमिका है, वह हमारे होटल की मालकिन है। मालकिन अपने घर में हैं। क्या आपको अभी भी होटल के भोजन का भुगतान करना होगा? विनय रेड्डी फिर मुस्कुराए और हल्के से बोले, लेकिन उसके शब्द बस गिर गए। क्या? समूह का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक? कौन सा समूह? ये कैसे संभव है? उसके बगल में बैठे आउट देसाई के चेहरे पर डर के भाव थे और उन्होंने अविश्वास से कहा। अभी तो वह दूसरे व्यक्ति का मजाक उड़ा रहा था कि वह अनाथ है और एक छात्र है। उसे डर था कि वह घर या कार नहीं खरीद सकता और नेहा कपूर के लायक नहीं है, लेकिन अब वह सुन रहा था कि वह इस चौंकाने वाली खबर पर कैसे विश्वास कर सकता है। मिस्टर वो, यह कोई गलती तो नहीं है? रवि देसाई भी बहुत हैरान हुए और उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत अस्वाभाविक हो गई। उनके बगल में बैठे राघव शर्मा भी रवि देसाई की तरह ही हैरान थे और जब उन्होंने आदित्य वर्मा की ओर देखा तो उनकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था। और नेहा कपूर, जो अविश्वास से मुंह खोले अपने बगल में बैठे आदित्य वर्मा को देख रही थीं। क्या वह इस होटल का मालिक है? और दूसरी पार्टी ने वास्तव में कहा कि वह बॉस की पत्नी थी। क्या ये बहुत अचानक नहीं है? नेहा कपूर का सुंदर चेहरा अनायास ही लाल हो गया। विनय रेड्डी ने रवि देसाई की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि आदित्य वर्मा की तरफ देखा। क्या सामने वाला युवक उनके समूह का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है? इतना छोटा? इसके अलावा ये बहुत कम महत्वपूर्ण है। यदि वैश्विक मानव संसाधन अध्यक्ष उनके पास नहीं आए होते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि समूह का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक वास्तव में उनके होटल में था। इस समय भी उनके सामने खड़ा युवक अभी भी शांत और संयमित दिख रहा है। इस भाव भंगिमा के साथ वह समूह का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक होने के योग्य है। नमस्ते निदेशक सुमित, मैं विनय रेड्डी हूँ, हमारे ओबरॉय होटल का महाप्रबंधक। मैं श्री राजीव कपूर हूँ, जो अभी अभी संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे यहाओ समूह के मुख्यालय से आपसे मिलने आए हैं। वह हमारे यहाओ समूह के वैश्विक प्रबंधक भी हैं। मानव संसाधन के अध्यक्ष। विनय रेड्डी ने तुरंत आदित्य वर्मा का सम्मानपूर्वक परिचय कराया। आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया और उस अधेड़ उम्र के विदेशी की तरफ देखा। वह यहाओ ग्रुप का बॉस निकला और खास तौर पर उससे मिलने आया था। डिंग डोंग, मेजबान को बधाई, आपने एक प्रेमहीन पारिवारिक विवाह को टाल दिया है और इनाम प्राप्त किया है। 18 भाषाओं में दक्षता, अर्थात अमेरिकी मंदारिन, रॉस मंदारिन, द्वीप मंदारिन, रोमांटिक मंदारिन, कार मंदारिन, फूल मंदारिन, पक्षी मंदारिन। मंदारिन। अचानक इसी समय सिस्टम की त्वरित ध्वनि आदित्य वर्मा के दिमाग में फिर से गूंज उठी। इस समय आदित्य वर्मा को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी उमड़ रही है, मानो वह उसकी स्मृति में समा गई हो। 18 देशों की भाषाओं में तुरंत ही महारत हासिल कर ली। ये पुरस्कार स्पष्टतः अभी हाल ही में आबू देसाई के निर्देश के बाद प्राप्त हुआ है। आदित्य वर्मा अब सिस्टम रिवॉर्ड के कुछ नियम समझ गए हैं। हर प्रॉम्प्ट के बाद, जब तक वह प्रॉम्प्ट के अनुसार काम करेगा, उसे इनाम मिलेगा। आदित्य वर्मा अपने दिल में चिल्लाए बिना नहीं रह सके, सिस्टम कमाल का है, साल। इस बार पुरस्कार धन जैसी कोई अचल संपत्ति नहीं है, बल्कि एक प्रकार की योग्यता है, और इस क्षमता का उपयोग सही समय पर किया जा सकता है। नमस्ते श्रीमान आदित्य वर्मा। इस समय राजीव कपूर के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उन्होंने सीधे आदित्य वर्मा की ओर हाथ बढ़ाया और घुटन भरी चीनी भाषा में आदित्य वर्मा से सक्रियता से बात की। नमस्ते। आदित्य वर्मा भी मुस्कुराए और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। श्रीली, मैं यहाँ हूँ, राजीव कपूर ने तुरंत यहाँ आने का उद्देश्य बताते हुए कहा। श्रीली, मैं यहाँ हूँ। उनके बगल में राजीव कपूर के सहायक ने अनुवाद करना शुरू कर दिया। नहीं, मैं समझता हूँ, आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने राजीव कपूर से सीधे तौर पर अत्यंत धाराप्रवाह और प्रामाणिक अमेरिकी भाषा में बातचीत शुरू कर दी, जिससे सभी लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि उनके बगल में बैठा सहायक भी। इसके बाद राजीव कपूर ने आदित्य वर्मा को व्यक्तिगत रूप से समूह कंपनी के आंतरिक कार्य मंच से परिचित कराया। दोनों ने एक दूसरे के साथ संपर्क जानकारी साझा की और आदित्य वर्मा के फिंगरप्रिंट और चेहरे की जानकारी भी सिस्टम में दर्ज की। भविष्य में जब तक ये यहाओ समूह या अन्य उद्योगों के अंतर्गत एक होटल है, तब तक सभी उपभोग पर एक पैसा भी खर्च नहीं होगा।
यहाँ तक कि आदित्य वर्मा के सिर पर यह समूह के वैश्विक कार्यकारी अध्यक्ष का खिताब भी है। जब आदित्य वर्मा और राजीव कपूर बातचीत कर रहे थे, तब रवि देसाई और उनकी पत्नी पहले ही अब देसाई के साथ चले गए थे। अब और रुकना ठीक नहीं है। क्या अब और रुकने से सिर्फ मुंह पर ही तमाचा पड़ेगा? कुछ ही देर बाद राजीव कपूर अपने सहायक और अन्य लोगों के साथ यहाँ से चले गए। उस व्यक्ति को देखा गया है तथा अध्यक्ष ने जो बातें समझाने को कहा था उन्हें समझा दिया गया है। चलो चलें, नेहा, अब हमारे वापस जाने का समय हो गया है। आदित्य वर्मा बहुत खुश थे और जाने की तैयारी करते हुए अपने पास बैठी नेहा कपूर से बोले, बॉसली, आप आज रात यहीं क्यों नहीं रुकते? ऊपरी मंजिल पर प्रेसिडेंशियल स्वीट अभी भी खाली है। विनय रेड्डी बहुत ही समझदार थे और उन्होंने सीधे साइड से सहायता की। जब आदित्य वर्मा ने विनय रेड्डी की बातें सुनी तो उन्होंने अपने बगल में बैठी नेहा कपूर की तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा और कमजोरी से कहा, क्या हम आज रात यहीं रुकें? आदित्य वर्मा को इसकी परवाह नहीं थी, ये केवल इस बात पर निर्भर था कि देवी जवाब देंगी या नहीं। जब नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनका खूबसूरत चेहरा अचानक शर्म से लाल हो गया, यहाँ तक कि उनकी गर्दन भी लाल हो गई। वह बहुत खूबसूरत थीं। फुफकार इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ, जो कि चुटकी काटे जाने के कारण हुआ था। आप सुंदर बनना चाहते हैं? नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा को सीधे घूरा। नेहा, ओम, क्या तुम आज रात यहीं रहोगी या कोर्टयार्ड नंबर 1 वाले विला में वापस जाओगी? ये तुम पर निर्भर है। तुम्हारी माँ और मैं पहले वापस जाएंगे ताकि हम तुम दोनों को यहाँ कोई परेशानी न दें। राघव शर्मा ने इस समय अप्रत्याशित रूप से कहा। ये जानने के बाद कि उनकी बेटी का प्रेमी रिहाउ समूह का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक निकला, राघव शर्मा का रवैया बदल गया और वह तुरंत अपने पोते को अपनी बाहों में लेना चाहते थे। राघव शर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। उनके पिता की भी यही स्थिति थी। एक पल के लिए नेहा कपूर को शर्मिंदगी महसूस हुई। राघव शर्मा नेहा कपूर की मां को बाहर ले गए। हाँ, चलो वापस विला में चलें। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की तरफ देखा, लेकिन वह संतुष्ट थे और मुस्कुराते हुए बोले। तुरंत ही उसे अपने भाइयों का ख्याल आया। आदित्य वर्मा अभी भी अपने भाइयों से बात करने के लिए तैयार था, इसलिए आदित्य वर्मा उसके बगल वाले निजी कमरे में आ गया। विनय रेड्डी अभी भी होटल प्रबंधन कर्मचारियों के साथ पीछे पीछे आ रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वह नेता के निरीक्षण के लिए बाहर जा रहा हो। आदित्य वर्मा के अंदर जाने से पहले ही उन्हें अंदर झगड़े की आवाज़ सुनाई दी। रजत शर्मा, इस जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण मैंने ही दिया है। कोई बात नहीं, खाने का खर्च मैं उठा लूँगा, लेकिन लाफाइट की यह बोतल मैंने तो नहीं मंगवाई थी, है ना? रोहित मेहता और करण सिंह अभी प्राइवेट रूम में लौटे थे और बिल चुकाकर जाने की सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने देखा कि रजत शर्मा और अनन्या कपूर जोर जोर से शराब पी रहे थे और पहले से ऑर्डर की गई बियर के अलावा मेज़ पर और भी बियर रखी थी। मैंने लाफाइट की एक बोतल खरीदी और गौर से देखने पर पता चला कि वह 1982 की थी। 1982 लाफाइट की एक बोतल की कीमत कितनी है? इस मेज़ पर रखे खाने का विरोध करने के लिए कम से कम दसियों हजार खर्च करने पड़ेंगे। रोहित मेहता को तुरंत दुख महसूस हुआ। क्या ये सिर्फ लाफाइट की एक बोतल नहीं है? हमने अभी अभी इसका ऑर्डर दिया है। क्या आप किंग के लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित नहीं कर रहे हैं? किंग और उसकी सबसे अच्छी सहेलियां पीना चाहती हैं, लेकिन उनके पास लाफाइट की एक बोतल भी नहीं है। रजत शर्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और उनके बगल में बैठे उनके भाइयों ने भी रोहित मेहता की ओर व्यंग्यात्मक भाव से देखा। रोहित मेहता का चेहरा लाल हो गया और दिल में जबरदस्त गुस्सा भर गया। अगर अनन्या कपूर उसकी बात मान लेती और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती, तो चाहे पैसे उधार लेकर भी वो अनन्या कपूर को संतुष्ट करने के लिए उसे एक बोतल जरूर देता। लेकिन अब जब उसने अनन्या कपूर को देखा तो उसे लगा कि वह पहले अंधा था, क्योंकि उसे इस तरह की ग्रीन टी पसंद आएगी। वह अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। उसे लगा कि वह सचमुच मूर्ख है। अगर उसे लाफाइट की यह बोतल भी खुद नहीं चुकानी है तो वह सचमुच मूर्ख है। क्या बकवास है, वह लाओजी की गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें मुझे ड्रिंक के लिए क्यों बुलाना है? रोहित मेहता बहुत क्रोधित हो गए और खुद को कोसने से नहीं रोक पाए। टकराना रोहित मेहता की बातें सुनकर रजत शर्मा का चेहरा ठंडा पड़ गया और उनके बगल में बैठे भाइयों ने मेज पर थपकी दी और रोहित मेहता को घूरते हुए खड़े हो गए। बेटा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? आप मुझे किसे बुलाना चाहते हैं? मौत की तलाश में हो, है ना?
रजत शर्मा और अन्य भाइयों ने रोहित मेहता से इस तरह तीखी बातें कहीं मानो वे कोई कार्रवाई करने वाले हों। रोहित मेहता और करण सिंह भी हैरान रह गए। लेकिन इस समय आप डरपोक नहीं हो सकते। खैर, खाने का खर्चा मुझे देना ठीक है, लेकिन मैंने लाफाइट की यह बोतल नहीं मंगवाई थी। आप लोग इसका खर्चा खुद उठाएं। रोहित मेहता ने फिर भी दृढ़ता से कहा। इतना कहने के बाद रोहित मेहता चेकआउट करने के लिए बाहर जाने को तैयार हो गए। यह मजाक है। अगर तुम आज शराब की एक बोतल के पैसे नहीं देना चाहती तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम मुझे, रजत शर्मा, क्या समझती हो? लेकिन इसी समय रजत शर्मा ने फिर तीखे स्वर में कहा। उनके बगल में रजत शर्मा के भाई पहले से ही एक कदम आगे बढ़कर उन दोनों को घेरने की तैयारी कर रहे थे। रोहित मेहता और करण सिंह के हाव भाव फिर बदल गए। रोहित मेहता विशेष रूप से बहुत उदास थे, लेकिन अगर उन्होंने कार्रवाई की तो दूसरी तरफ बहुत से लोग होंगे और उनके भाई करण सिंह को भी नुकसान होगा। लेकिन इस समय क्या तुम भीड़ का फायदा उठाकर मेरे भाई को धमकाने की कोशिश कर रहे हो? निजी कमरे के दरवाजे से एक बुरी आवाज आई। जब सबने इधर उधर देखा तो उन्हें आदित्य वर्मा दिखाई दिया और वहां बहुत से लोग आदित्य वर्मा का पीछा कर रहे थे, खासकर वह महिला जो अद्भुत लग रही थी। आदित्य चूहा। रोहित मेहता और करण सिंह को जब पता चला कि यह आदित्य वर्मा है तो वे बहुत खुश हुए। रजत शर्मा और अन्य लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हे भगवान, यह महिला बहुत सुंदर है। इस समय निजी कमरे में मौजूद हर व्यक्ति यही सोच रहा है। अनन्या कपूर, अंजलि देशमुख और अन्य महिलाएं भी गंदी दिखी जब उन्होंने आदित्य वर्मा के बगल में नेहा कपूर को देखा। इस आदमी के बाहर जाने के कुछ ही देर बाद वह सचमुच एक खूबसूरत औरत को ले आया। रजत शर्मा को अचानक लगा कि अनन्या कपूर, जिनसे उन्होंने अभी अभी मुलाकात की थी, अब उतनी खूबसूरत नहीं रहीं। स्विश 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 जैसे ही आदित्य वर्मा ने बोलना खत्म किया, विनय रेड्डी उनके पीछे होटल के कुछ लोगों के साथ दौड़े दौड़े अंदर आए। होटल के सुरक्षा गार्ड होटल के बाहर हर तरफ से आते रहे और निजी कमरे को घेर लिया। यहाँ क्या हो रहा है? विनय रेड्डी ने तुरंत निजी कमरे में वेटर से पूछा। बॉस वो, यहाँ यही हुआ है। वेटर ने तुरंत बताया कि यहाँ क्या हुआ था और विनय रेड्डी की आंखें अचानक थोड़ी ठंडी हो गईं। श्रीली के भाई को यहाँ कैसे धमकाया जा सकता है? विनय रेड्डी आदित्य वर्मा के पास आए और आदरपूर्वक बोले, बॉस वी, क्या आप इसे मुझ पर छोड़ देंगे? आदित्य वर्मा ने रजत शर्मा और बाकियों की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडापन था। अगर वो कोई कदम उठाता भी तो रजत शर्मा और बाकियों से वो खुद ही निपट सकता था। लेकिन जब से विनय रेड्डी ने ये कार्यभार संभाला है, वह इसे अच्छी तरह से कर सकेंगे। अच्छा, आपको धन्यवाद। आदित्य वर्मा ने बिना किसी दिखावे के सिर हिला दिया। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। श्रीली के लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। विनय रेड्डी खुश हो गए और जल्दी से बोले। तभी विनय रेड्डी पुनः खड़े हुए और बोले, मैं विनय रेड्डी, इस होटल का जनरल मैनेजर हूँ। मुझे आपके यहाँ के मामलों के बारे में पता चला है। मैं आपको बता दूँ, लाफाइट की इस बोतल को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें मुफ्त हैं। विनय रेड्डी ने हल्के से कहा और फिर सीधे रजत शर्मा की ओर देखा। लेकिन क्या आपने शराब की यह बोतल मंगवाई थी? रजत शर्मा ने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में कहा। मैंने इसका आदेश दिया था, ये सही है। चूंकि आपने इसे ऑर्डर किया है, इसलिए आपको इस शराब की बोतल के लिए भुगतान करना होगा। यदि आप भुगतान नहीं करते हैं तो आप हमारे होटल से बाहर नहीं जा पाएंगे। विनय रेड्डी ने हल्के से कहा, लेकिन उनकी आवाज़ में एक निर्विवाद गति थी। वे कई सालों से व्यापार जगत में हैं और उन्होंने जो गति पैदा की है उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। एक पल के लिए रजत शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। जाहिर है, दूसरी पार्टी उन पर निशाना साध रही थी। दूसरे पक्ष की लड़ाई और दूसरे पक्ष की पहचान देखकर रजत शर्मा थोड़ा डर गए। लगता है वो शराब के पैसे लेने से मना नहीं कर सकते। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।